मैं 18-19 साल का भाई, मैं चला गया था प्रो कबड्डी में, बिल्कुल नया। और वहाँ बैठे लीजेंड लोग, हंसी मजाक भी उनका एक्सट्रीम लेवल होता था। क्या होता था? उनको तो मजाक चाहिए था ना, पर्टिकुलर बंदा मिलेगा जिसको हम डेली लेंगे। बुरा लगता था? बहुत लगता था, रोता था भाई मैं। आपको क्या लगता है कि बैंगलोर ने क्यों छोड़ा आपको? मुझे ऐसा लगता है कि ना, कोच को किसी ने मिसगाइड कर दिया कि शायद पवन सबसे बड़ा हो गया, रिटेन नहीं किया मुझे। ऑक्शन में आने से लीग का सबसे महंगा प्लेयर बन गया। तो सीजन 9 में ऑक्शन में आया, 2,26,00,000 रुपए में मुझे तमिल तलाईवाज ने ले लिया। पहली मैच में, पहली रेड में घुटना डिसलोकेट। मतलब भाई कुछ नहीं है, मैं लगा भाई मेरा सब कुछ गया। टेल मी, क्या होता है डोपिंग? डोपिंग कोई भी ऐसा प्रोडक्ट अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेना जिससे आपकी कम टाइम में अच्छी परफॉर्मेंस आ जाए। कई चीज़ें भाई, दिमाग का गेम है कबड्डी, सिर्फ ना पावर या स्पीड का नहीं है, माइंड का गेम है ये। आपको दिक्कत होती है कभी हार जाते हो तो उसको एक्सेप्ट करने में? हाँ, हार बर्दाश्त नहीं होती। क्रिकेट देखते हो? कौन सबसे फेवरेट प्लेयर है इंडियन टीम में? विराट कोहली। क्यों विराट कोहली पसंद है? वो गिव अप नहीं करता, वो उतरता है ना, वो सेम अग्रेशन, सेम पाने की भूख, वो है विराट कोहली। लेकिन लगता मुझे मैं हूँ। हरियाणा में ऐसा क्या है? 107 प्लेयर कबड्डी के हरियाणा से आए हुए। अगर हमने आपको कभी भी वैल्यू दी है इस चैनल के थ्रू, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारी बहुत हेल्प करता है इस चैनल को आगे बढ़ाने में और भी ज़्यादा बेहतर और वैल्यूएबल कंटेंट लाने में आपके लिए। आज का एपिसोड हर इंडियन को देखना चाहिए, क्योंकि आज का एपिसोड इंडिया के एक ऐसे स्पोर्ट के बारे में जो छोटे से गांव से उठकर कुछ ही साल में इतना बड़ा बन गया कि वो इंडिया का सेकंड बिगेस्ट स्पोर्ट है। ये इतना बड़ा स्पोर्ट बन गया कि इसने कौन बनेगा करोड़पति, बिग बॉस, इंडियन आइडल जैसे बड़े बड़े शोज़ की व्यूअरशिप को भी बीट कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ कबड्डी की, और आज हमने बात करी है कबड्डी के वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स पवन सहरावत से, कि कैसे इंडिया में एक छोटे से गांव से निकलकर कौन बड़ा स्टार बन सकता है अपनी फील्ड में। टॉप एथलीट्स का वर्ल्ड में माइंडसेट क्या होता है, क्या उन्हें हेल्प करता है कि वो बार बार गिरते हैं, उन्हें लगती है, इंजरी आती है, इतने सारे चैलेंजेस के थ्रू जाते हैं, तो भी वो लाइफ में जीतते ही जाते हैं। और हमने ये समझा है कि कैसे कोई स्पोर्ट्स स्टार होके पैसे कमा सकता है, कबड्डी इंडिया में इतना बड़ा कैसे बना। बहुत ही इन डेप्थ बात करी है हमने स्पोर्ट्स के बारे में एंड स्पोर्ट्स स्टार के माइंडसेट के बारे में, तो ये एपिसोड एंड तक देखना। एंड आगे बढ़ने से पहले राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू मिले। और इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पर अवेलेबल है, जहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। मुझे बताओ, कहाँ पैदा हुए, कैसे कबड्डी में घुसे, फर्स्ट टाइम कबड्डी कब खेला? मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ, और दिल्ली में बवाना से हूँ मैं। घर वाले क्या करते थे? मेरे घर वाले मतलब अब तो मतलब सही हैं, वेले हैं, मुझे करते हैं कि भाई ठीक है बेटा, देख रहा है अपने आप। लेकिन जब हक भी है, सॉरी हक भी है घर वालों का। हाँ, अब तो हक है, अब तो हक है कि भाई किसी किसी फैमिली को चांस मिलता है ना कि अपने बेटे ने जो कमाया उस चीज़ को एंजॉय करें, तो हर किसी को तो नहीं मिलता। True. लेकिन मैं मानता हूँ कि इतने लोगों में मिल रहा है, फैमिली वाले मजे कर रहे हैं, तो मैं भी हैप्पी हूँ, जो कर रहे हैं करने दो, ठीक है। तब क्या करते थे? जब पहले मम्मी तो हाउस वाइफ थी, तो मैं बेसिकली जाट फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और हरियाणा 5 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, मतलब मैं बवाना से हूँ, तो हरियाणा टच है। तो उधर जब मेरे पापा ड्राइवरी करते थे, गाड़ी थी उनकी, तो जैसे एक किस्म से टैक्सी बोल सकते हैं, तो पापा वो चलाते थे, मम्मी हाउस वाइफ थी। और मैं स्टार्टिंग में, जैसे मैंने बताया, स्टार्ट मैंने कैसे किया कि स्कूल में ऐसे ही टूर्नामेंट खेलने चला गया। मैं हेल्दी सा था, मतलब वेट मेरे में ज़्यादा था, और वो पीटीए टीचर मुझे लेके चला गया स्कूल में कि भाई चल पवन तुझे ले चलता हूँ। हाँ, ये जोन इंटर जोन नहीं होते, क्लस्टर जोन, ये सब क्लस्टर्स होते हैं, तो जोन थे। और कबड्डी उस टाइम तक प्रो कबड्डी नहीं बनी थी, कबड्डी थी लेकिन प्रो कबड्डी नहीं थी। सिर्फ 12 प्लेयरों को जानते थे जो इंडिया के लिए खेलते थे। तो मैंने वो पीटीए जो भी टीचर थे वो मुझे लेके चले गए ऐसे कि जोन में चल। मैं हेल्दी सा था पूरा, मतलब फैटी बॉय बोलते हैं ना, वो मैं फैटी था। अभी तो गोल मटोल, बढ़िया बढ़िया गोल मटोल। तो मैं चला गया वहाँ पे, मैं खेला, वो स्कोर आ गए। उसके बाद हमारे गांव में स्टेडियम है,
तो स्टेडियम में मैं गया, वहाँ प्रोफेशनली मैंने कबड्डी देखी। तो फिर मैंने ऐसे मतलब जो चीज़ मैंने अचीव की तो फिर मैं सोचता हूँ कि बड़े लेवल पे ही अचीव करें। तो फिर मैंने फैमिली को भी बोल दिया कि मैं कबड्डी करूँगा। तो घर वालों को भी लगा कि ठीक है, थोड़ा मोटा है, ठीक भी हो जाएगा, थोड़ा फिट हो जाएगा। कौन सी एज में था ये हुआ तकरीबन 6th-7th क्लास में, मतलब बिल्कुल छोटा सा, 5th करके आया था। तो 6 साल स्कूल में एडमिशन नहीं आया था गवर्नमेंट में। आते ही उन्होंने टीचर, जो पीटीए टीचर होते हैं, वो मुझे लेके चले गए, जैसे मैंने बताया। फिर मैंने ना ये देखा कि दिल्ली का बेस्ट कोच कौन है, या उस टाइम जो मैंने इंडिया का बेस्ट कोच था। तो एक हमारे कोच, मेरे जो कोच होते थे शिव कुमार मान जी थे, तो वो मेरे घर से थे 10 किलोमीटर दूर, और मेरे पास बाइक नहीं थी, स्कूटर नहीं था, पापा की खुद की गाड़ी थी लेकिन वो टैक्सी में यूज़ होती थी। तो मेरा तो मतलब ही नहीं कि भाई मैं उस गाड़ी को चला लूँ। 6th-7th क्लास में था। तो मेरे दादा जी थे, मेरे दादा के पास साइकिल थी एक पुरानी सी। तो अपने दादा की साइकिल ले ली कि मैं दादा ऐसे ऐसे है। मैं दादा का मैं बड़ा लाडला था, बोले घर में जैसे 2 होते तो मैं अपने दादा का लाडला था। मैं दादा बोला मैं ऐसे ऐसे है। मैं कबड्डी स्टार्ट की और मैं खेड़ा गाँव था मेरे भवाना से 10 किलोमीटर दूर। मैं उधर जाऊँगा साइकिल पर प्रैक्टिस करने, साइकिल दे दो। मैं उधर गया, जैसे मान लो 30-40 मिनट का रास्ता था जाना, 30-40 मिनट आना, फिर वापस आके स्कूल जाना। तो मैं घर से तकरीबन उठता था 3:30 या 4 बजे उठता था, तैयार व्यार होता था, 1-2 प्लेयरों को साथ में कि भाई तुम भी साइकिल उठा लो, चलेंगे। जाता वहाँ उन कोच साहब के पास प्रैक्टिस करता, वो कराते। 7th क्लास में, 6th-7th क्लास में, 7th क्लास में। और अभी तो डेवलप हो गया जो हमारा NCR एरिया है, लेकिन उस टाइम डेवलप भी नहीं था, लाइट वाइट कुछ नहीं थी। और वो ठंड का भी टाइम उसी में हमने निकाला है, गर्मियों का भी निकाला है। तो हम जाते 7 बजे तक, तकरीबन मैं 7:30 बजे तक वापस आता, नहा के फिर से स्कूल में भागता। फिर स्कूल की क्या है, मेरे पापा को तो चलो ठीक है कि हमारा एक गांव ही ऐसा है राज भाई कि उसमें ऐसे बोला जाता है कि भाई एटलीस्ट ना थोड़ा अपने आप को ना थोड़ा सा बना ले, कि कम से कम वो पिट्टे तो नहीं गा, लड़ाई वड़ाई में तो अपने आप को बचा लेगा। हाँ, मेरे पापा का ये माइंडसेट था कि तू कर ले जो फिट हो जा थोड़ा, हाँ कर ले जो तुझे करना। मेरी मम्मी को ये था कि भाई पढ़ ले, कहीं गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। कि हमारे जाटों में क्या है कि गवर्नमेंट जॉब मिल गई यानी भगवान मिल गया, खुदा मिल गया, तो वो है हमारे में। मम्मी ने तो खुश ज़्यादा थी नहीं। तो स्कूल से हम आते जाते फिर शाम को मैं भवाना स्टेडियम में प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद फिर उधर से मेरा स्टार्ट हुआ भाई, मतलब कबड्डी जो मेरा स्टार्ट हुआ तो ऐसे स्टार्ट हुआ साइकिल की स्टोरी से। आप कबड्डी की तरफ क्यों झुके, क्यों कबड्डी प्लेयर बनना था जब इंडिया इज़ डोमिनेटेड बाय क्रिकेट? मतलब अगर स्पोर्ट्स स्टार बनना था और अब थोड़ा एटीट्यूड आ गया कि अब मैं खेलूंगा और मेरे को नंबर 1 बनना है, तो आसपास सब क्रिकेट 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 ही चलता है। तो क्रिकेट की डोमिनेटेड दुनिया में कबड्डी प्लेयर ही क्यों? ऐसा नहीं कि क्रिकेट नहीं खेला, प्रोफेशनली नहीं खेला। गली में भाई, गली में, पार्क में, लोकल टूर्नामेंट जो भी हमारे वहाँ होते 11,000 21,000 खेले हैं मैंने। लेकिन ना मैं बोलता हूँ कि भाई मैं माइंड सेट करके, जैसे मैंने माइंड सेट कोच का कर लिया, मैंने माइंड सेट इस सीज़न कर लिया कि भाई मुझे ये करना, अचीव करना है। तो माइंड सेट पता नहीं बचपन में जैसे बताया कि जब मैं मोटा था तो माइंड सेट कर लिया कि भाई कबड्डी खेलना है। और उस टाइम तक प्रो कबड्डी नहीं आई थी, सिर्फ 1-2 टूर होते थे, 4 साल में 2 टूर, एशियन गेम, एशियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप। तो ये क्यों करना है जबकि क्रिकेट तो ज़्यादा ग्लैमर है, बड़ा गेम है? वो पकड़ लिया ऐसे ही कि भाई ठीक है भाई अब ये खेलेंगे। क्यों? मुझे भी इस बात का आइडिया नहीं है कि भाई क्यों, बस मज़ा आ गया, पीटी टीचर ले गए, यार ये तो मज़ा आ रहा है इस गेम में, फैमिली मना कर रही है, मम्मी मना कर रही है, नहीं खेलना, खेलूंगा, जिद, मज़ा आ रहा है क्योंकि मज़ा आ रहा है। फिर उसके बाद से नेशनल में पता चल यार नेशनल में ठीक खेल रहा हूँ। नेशनल में मैं, एक और इंटरेस्टिंग बात है, अभी इस चीज़ में मैं रेडर हूँ, और जितने भी मैं स्कूल नेशनल खेला ना, जितने भी खेला मैं डिफेंडर खेल रहा हूँ। कब ऐसा हुआ कि अब नेशनल इंटरनेशनल खेलूंगा? नेशनल भी खेल लिए, चलो ये सब स्कूल में हुआ, ये स्कूल ही नेशनल खेल लिया, ओपन नेशनल अलग है। हाँ, ये सब अलग हो गया। हाँ। अब कॉलेज में पहुंचे जी, यहाँ स्कूल से बाहर निकले, कॉलेज गए। कॉलेज की अलग कहानी है भाई, कॉलेज की बड़ी इंटरेस्टिंग, पता नहीं मेरे फादर को भी पता होगी नहीं पता होगी, बड़ी पता नहीं, वो पॉडकास्ट नहीं देखते होंगे शायद। मैं पहुंचवा दूंगा, टेंशन क्या था भाई, मतलब मैं यूथ के लिए तो नहीं बोलूँगा, ऐसा करना चाहिए। क्या हुआ, मेरा एक दोस्त है अमित, हम रहे हैं काफ़ी टाइम से साथ रहे। दिल्ली में कॉलेज एक IGI, वो क्या BPED का है, वहाँ ओपन नहीं, अच्छा, ये ऐसे ही है, रेगुलर अच्छा, है वो, स्पेशली वहाँ से PT टीचर निकलते हैं, अच्छा, वहीं से तैयार होते हैं। बोले सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए दिल्ली का,
ऑल ओवर नॉर्थ का सबसे बेस्ट है वो IGI। तो हम दोनों गए थे, दोनों 12th करते ही उसका एडमिशन लेने के लिए। मैं जब तक स्कूल ही खेल रहा था, तो मैं भी फेल, वो भी फेल। 12th में? नहीं, उसमें एडमिशन अच्छा, एडमिशन टेस्ट के लिए, हाँ ठीक है, होता है, तो उसमें फिजिकल होता है। फिजिकल में तो हम फिट थे, तो हमने फिजिकल तो दे लिया, लेकिन जो एग्जाम होता है ना, तो दोनों फेल। वो खो खो खेलता था, मैं कबड्डी खेलता था, तो वो भी फेल, मैं भी फेल। मेरा नंबर 46, उसका 52। और दोनों एक चीज़ के लिए पागल कि हमें जो करना है ना, करना है। ये सनकी दिमाग बोल लो, कुछ भी बोल लो, कि ये हमारा है। उसका भी ऐसा ही था। तो मैं घर वालों को बोला कि मैं 1 साल तैयारी करता हूँ, मैं अगले साल एडमिशन ले लूँगा इसमें। मेरा पापा भाई ठेठ जाट, वो बोले भाई कुछ भी हो, एडमिशन चाहिए, साल ख़राब नहीं करना, कहीं ले एडमिशन, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से, BA में ले, कुछ कर। तो मेरा दोस्त है, ये फरीदाबाद का है, ये बोला कि माँ भाई एडमिशन देख ले यार, करा दे, मेरा पापा तो जान खा लेगा। बोला भाई मेरे घर के पास एक जवाहरलाल नेहरू, फरीदाबाद में कॉलेज है जवाहरलाल नेहरू। बोला तुझे BA तो करनी, पापा को ही तो दिखानी है कि एडमिशन हो रखा है बस। मैं ठीक है, उधर मैं गया, मेरे पास सर्टिफिकेट अच्छे थे SGFI के, सभी में गोल्ड, सेकंड ऐसे थे, बढ़िया सर्टिफिकेट थे। तो मेरा एडमिशन हो गया फ्री में। अब मैं अपने घर वालों से बढ़िया साल की फीस लेता, 9-10 हज़ार रुपये। मगा दो पापा, फीस तो चाहिए। तो वहाँ एक गेम जैसे इंटर यूनिवर्सिटी वगैरह होते थे ना, तो मैंने एडमिशन सच में इसलिए लिया था कि टू बी ऑनेस्ट, कि पापा की संतुष्टि के लिए कि मुझे BA में, लेकिन मेरा माइंड सेट था कि मुझे अगले साल फिर से IGI में जाना है, और मैं IGI से ही मैं अपनी स्टडी करूँगा, कंटिन्यू करूँगा, मैं PTA टीचर बनूंगा। जब तक ये नहीं सोचा था कि इंडिया टीम कैप्टन, कुछ सोचा ही नहीं था, सिर्फ ये था कि कबड्डी खेल रहा हूँ, खेल लूँगा, वो मजे के लिए खेल रहा हूँ, ना कि मैं ऐसे कि भाई प्रोफेशनल करियर नहीं है। मतलब इंडिया टीम कैप्टन तो नहीं सोचा था, अर्जुन अवार्ड ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। ये था कि हाँ PTA टीचर बनूंगा, IGI कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो एक मन में ठान ली थी। वो ऐसे ही डिप्पी ने फ़ोन मार दिया। तो मैं कपड़े वपड़ों का शौकीन हूँ, कि कपड़े वपड़े बढ़िया मैं चाहिए, जूतों का तो मैं बचपन से ही पागल हूँ। शू तो मुझे पता नहीं मेरे घर पे होंगे, बहुत होंगे भाई, बहुत होंगे, याद भी नहीं कितने होंगे। तो जब से ही शौक है, जब से जेब में चाहे पैसा ना हो, लेकिन जूते चाहिए बढ़िया। कपड़े थोड़े 1% कम चल जाएंगे, शूज़ अच्छे चाहिए। शूज़ में शुरू से ही अच्छे रखता हूँ। तो उनका डिप्पी का कॉल आ गया कि भाई ये इंटर कॉलेज है, आप आ जाओ। मैं ऐसे ही इंटर कॉलेज खेलने चला गया, उसमें अच्छा खेला। फिर इंटर यूनिवर्सिटी होती है, पूरी जितनी यूनिवर्सिटी इकट्ठी करते हैं, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, वहाँ पे गोल्ड मेडल आ गया, सर्टिफिकेट मिल गया। आते ही जैसे ये इतना शॉर्ट टाइम में सब कुछ हो गया ना मेरी लाइफ में, कि मैं सेकंड ईयर में जैसे मेरा एडमिशन हुआ, तो रेलवे में फॉर्म निकलाए जो स्पोर्ट्स कोटे के। सेकंड ईयर में मेरा एडमिशन ही हुआ था, मैं 18 साल का भी नहीं हुआ था, लेकिन मैं फॉर्म भर दिए थे। 18 साल का लगभग हो गया था, मैंने भर दिए थे फॉर्म। 18 साल 6 महीने का था, रेलवे में मेरी जॉब लग गई। और सेकंड ईयर में मैं यूनिवर्सिटी भी खेल लिया, उधर मैं हार गया था यूनिवर्सिटी में। और जो मेरा सपना था कि लाइक मैं IGI में एडमिशन लेना हूँ, वो इसलिए तो था कि भाई मुझे जॉब लग जाएगी, PTA टीचर बन जाऊंगा। उससे अच्छा मैं TT बन गया, माई भाई वाली जॉब मिल गई। कौन सी जॉब मिली? माई भाई वाली, TT। तो मैं TT लग गया, फैमिली का भी अच्छा हो गया कि भाई जॉब वॉब लग गया, मतलब वो डायरेक्शन ही चेंज होगी। पापा ने 9-10 हज़ार रुपये जो लेते थे, वो क्या करते थे उसे? ऐसी कपड़ों में, गलत चीज़ों में ऐसा नहीं कि भाई, मेरे जूतों में जाते थे, जूतों का शौकीन था। मतलब 9-10 हज़ार मिले तो खाने पीने में उड़ा दिए 2-3 हज़ार, थोड़े जूते ले आए 2-3 हज़ार रुपये। उस टाइम तो मतलब 1000 रुपये भी मैंने अगर खाने में उड़ा दिए ना, तो यानी आज के टाइम के मैंने लाख रुपये उड़ा दिए। मतलब मेरे लिए वो 1000 रुपये, बल्कि 10 लाख भी हो सकते हैं। उस टाइम में बड़ी वैल्यू थी, 9-10 हज़ार रुपये की बहुत बड़ी वैल्यू थी। उड़ाए ऐसे ही हैं भाई, मतलब जूतों में, खाने पीने में, घूमने में। घर वालों को बोल दिया टूर्नामेंट में खेलने के लिए जा रहा हूँ, निकल गया ताजमहल, निकल गया लाल किला, एवं ही दोस्त। मतलब ये मैंने मजे किए हैं कि ये लाइफ मैंने एंजॉय की है। लेकिन मैं बोलता हूँ एथलीट को नहीं करना चाहिए। क्यों? अब घर वालों को पता चल जाए कूट देंगे भाई। हालांकि मेरे पापा को पता चल जाए शायद, अब तो नहीं कूटेंगे, लेकिन उस टाइम पता चल जाता। पापा को 9,000 रुपये इसलिए लिए थे, अब भी नहीं पता। तो अब कॉलेज में थे, वहाँ पे 9-10 हज़ार रुपये लेके उड़ाते थे पैसे। 2 साल उड़ाए, 2 साल बढ़िया उड़ाए, मस्ती करी। फिर जॉब मिल गई रेलवे में। फिर जॉब मिली तो
कब ऐसा पॉइंट था जहाँ पे बोला यार अब जॉब नहीं करनी, अब ना वो अभी ना फुल खेलना है? मतलब फुल तो मैं ना जॉब के साथ साथ, जॉब थोड़ा सा उस टाइम सही थी, प्लेयर सीनियर प्लेयर अच्छे थे, उनके साथ खेलने का चांस, क्योंकि उसने कबड्डी आगे थी सीजन, प्रो कबड्डी आ चुकी थी, एक साल में 2 सीजन होते थे। मैं टीवी में देखता था कि ऐसे मंजीत चिल्लर, राकेश भाई सबसे महंगे बिके थे, 12,06,000 रुपए की, जो मैंने बताया। तो वो टीवी में देखता था कि भाई ये आगे ऐसे करके यू मुंबई 8 टीमें हुआ करती थी, तो मैं देखता था कि यार क्या मैं भी खेल लूंगा इसमें, मतलब एक विचार होता था कि भाई मैं खेल लो पाऊंगा, कि बड़े प्लेयर थे सभी, जितने भी खेल रहे थे ना इंडिया खेले हुए थे, पर मैं इंडिया का आई भी नहीं था जब तक मैंने सीनियर नेशनल का एन भी नहीं पकड़ा था। सीनियर नेशनल नहीं खेला था, सिर्फ ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एक मेडल था, सबसे बेस्ट मेडल जो बोलते हैं। SGFI को तो परमिशन ही नहीं है, SGFI से तो जॉब ही नहीं मिलती इंडिया में अभी फिलहाल। तो यूनिवर्सिटी से मुझे जॉब मिली थी। ओपन नेशनल में खेला नहीं था, फेडरेशन नेशनल जो बोलते हैं वो मैं खेला ही नहीं था। नेशनल में नेशनल ट्रायल थी, मुझे याद है अच्छे से, मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ रेलवे की टीम से। नेशनल की जैसे रेलवे की जाती है, दिल्ली की जाती है, हरियाणा की जाती है, तो मैंने ट्रायल दी तो मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ था रेलवे की टीम में। मतलब 18 प्लेयर थे तो मेरा 14वां 15वां नंबर रह गया, मेरा कट गया। फिर एक टूर्नामेंट होता है, मेरे कोच है ना जो मैं बताया, मेरे कोच मेरे हमेशा ऐसे सपोर्टिव रहे, लाइक माई फादर शिव कुमार मान जी। वो मतलब अनफॉर्चुनेटली वो कोविड में एक्सपायर हो गए, लेकिन उन्होंने तो मुझे बहुत जगह से बचाया। कहाँ से बचाया? लाइक कबड्डी छोड़ने से भी बचाया। मेरे क्यों छोड़ रहे थे कबड्डी? वही साइको, मतलब मैं इन चीज़ों के लिए कि भाई जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल नहीं रहा, टॉप नहीं कर पा रहा। वो आएगी स्टोरी, सीजन 5 में हुआ था मेरे साथ ऐसा कि मैं उनको फ़ोन करता कि ना कोच साहब चांस नहीं मिल रहा, और मिल रहा है ना तो वहाँ पे मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, मैं छोड़ रहा हूँ कबड्डी। तो सीज़न भी ख़त्म हो गया, मैं उनके पास भी गया कि प्लेयरों को मैं ऐसे बोल देता था कि मैं तो सिर्फ टाइम पास के लिए आ रहा हूँ, मैं छोड़ दूंगा 1-2 साल में, या छोड़ दूँ, मैं कल छोड़ दूँ, बढ़िया जॉब मिल गई, 50-60 हज़ार रुपये सैलरी है, मैं छोड़ दूंगा कभी भी, मेरा मूड बन गया था। उन्होंने बता दिया कोच को, किसी प्लेयर ने घर बुलाया, बोला भाई भगवान पे बिलीव रख, मेहनत करने वालों को ऐसा नहीं कि कभी मिलता ही नहीं, मिलेगा, वेट कर तू, मेरे कहने से खेल ना। ठीक है। फिर भगवान जैसा आदमी, जैसे रणधीर सिंह सहरावत जो मैं बता रहा हूँ बेंगलोर का कोच, इन्होंने मुझे पहले भी डेब्यू कराया। ये एकदम से मैंने जंप कर दी स्टोरी। जब मैं खेड़ा गांव में टूर्नामेंट हुआ, मेरे कोच के गांव में एक टूर्नामेंट हुआ, उसमें मैं रेलवे की टीम से रिप्रेजेंट किया। और जितने भी बिग प्लेयर थे, जितने बड़े प्लेयर थे, सभी ने खेलने के लिए मना कर दिया। तो हम जो नए नए, जिनको कोई भी नहीं पूछ रहा, हम सारे चले गए और हम पहुंच गए सेमीफाइनल में। और वो टूर्नामेंट नॉर्थ का सबसे बड़ा टूर्नामेंट था, 3 लाख रुपए उसका गोल्ड का प्राइस था। हम छोटे छोटे थे, जैसे ही हम सेमीफाइनल में पहुंचे, बड़े प्लेयर ऐड आ गए अपने आप। राकेश भाई आ गए, जिनकी मैं बताया कि ऑक्शन में सबसे महंगे, वो भी खेलने लग गए। कुलदीप भाई आ गए, रविंदर पहल आ गए, मतलब बड़े बड़े प्लेयर मेरी टीम में अपने आप आके। फिर मैं बड़े प्लेयरों के साथ आ गया, मुझे भी लगने लगा कि हाँ मैं सही हो गए, होली सोली हो गया अब मैं। तो वो टूर्नामेंट के बाद, वो टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में कुछ चीटिंग वीटिंग हो गया, मैच छोड़ के हम आ गए। तो मैं घर पे था, सो रहा था, जब तक मैं एक भी टूर्नामेंट नहीं खेला था बड़े लेवल का। रणधीर कोच का फ़ोन आया, उन्होंने फ़ोन पे बोला, मैं नंबर भी सेव नहीं था उनका। तो जॉब उन्हीं ने, मतलब नॉर्दर्न रेलवे जो मुझे सुशील पहलवान जी ने दी है, और कोच उस टाइम नॉर्दर्न के रणधीर सहरावत जी थे। मेरे पास उसका नंबर भी नहीं था उनका। उनकी कॉल आई मेरे पास, मैं घर पे एवं ही बहस वहस रखते थे हम पहले, बढ़िया। पापा ड्राइवरी करते थे, घर पे बहस थी, जॉब वॉब से मेरी शायद उस दिन छुट्टी थी, मैं घर पे था, फ़ोन आया, हेलो पवन। मैं कहा हाँ जी कोच साहब। नहीं मैं हाँ जी कोच नहीं। मैं कहा हेलो कौन? ला पवन बोल रहा है। मैं कहा हाँ। तो कोच बोले कुत्ते, तूने मेरा नंबर भी सेव नहीं कर रखा। अब मैं क्या बताऊं कि मेरी बात ही नहीं हुई। मैं उनको, मतलब मैं जानता था कि वो कोच हैं, सब कुछ है, लेकिन वो इतने बड़े आदमी, वो प्रो कबड्डी के भी कोच है बेंगलोर बुल्स के, वो इंडिया कैंप भी ले चुके हैं। मैं बेचारा नेशनल भी नहीं खेला कभी सीनियर, तो मैं क्या ही मेरा रिलेशन है, मतलब कोई मेरे को क्यों फोन करेगा, मुझे क्यों फोन करेगा, इतना बड़ा आदमी है ना, मेरे लिए तो बहुत बड़ा आदमी था। बोला कहाँ है? मैं घर हूँ। बोला स्टेडियम में आ जा, तेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रहा हूँ प्रो कबड्डी में। एवं बंदा सो रहा है धूप में आराम से चारपाई पे लेटे को, तो लेकिन आना है 1 घंटे में।
अब वहाँ से कर्नल सिंह स्टेडियम है 1.5 घंटे का रास्ता। मैंने, हमारे घर पे तो बाइक वैसे ही बताऊँ कुछ नहीं थी, पापा की गाड़ी थी, वो ड्राइवरी पे गई हुई थी, मतलब पापा ड्राइवरी कर रहे थे तो किसी की बुकिंग करने के लिए गए हुए थे। मैंने पड़ोस में पूछी, माँ बाइक नहीं है, ड्राइवर किसी के पास थी, किसी ने नहीं दी। एक हमारे प्लॉट होते हैं ना, वहाँ पे मैं एवं ही जा रहा था कि मैं बस में जाऊंगा, लेकिन मुझे तो जाना है, कॉन्ट्रैक्ट साइन, पहले इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बिना नेशनल खेले मुझे प्रो कबड्डी मिल रही है। हाँ। तो मैं जा रहा था, तो बोला कि भाई, मैं पापा को काड़ा बोलते हैं बवाना में, मतलब काले के कित, हरियाणवी में काले के किज्जा है। उस बंदे का नाम आज भी मुझे याद है, वो बवाना में रहता नहीं, पता नहीं वो कहाँ रहता है, मनोज नाम है। जैसे बताया कि ऐसे लोग दूर हो जाते हैं, उसका नाम मनोज है। मतलब काले के किज्जा है, इसका मतलब समझ में आया आपको? नहीं, कि काले का बेटा कहाँ जा रहा है। हाँ, यू गॉट। तो पूछा कि मतलब कि पवन मेरा नाम, जैसे भाई काले के किज्जा है। मैं बोला मैं स्टैंड पे जा रहा हूँ, बस स्टैंड पे जा रहा हूँ, और मैं बस पकड़ के मैं स्टेडियम में जाना, मुझे 1 घंटे में पहुँचना है। तो बोला कि ना ज़्यादा जल्दी है। मैं हाँ। बोला पता नहीं कहाँ से, अनुला ले बाइक मेरे घर पे रखी है, जा। मैं उसकी बाइक लेके गया, बिना हेलमेट लगा के मैं पहुंचा स्टेडियम में 1 घंटे के अंदर। पता नहीं मैंने कैसे चलाई। वहाँ मुझे याद है बेंगलुरु बुल्स का मैनेजर बैठा, प्रो कबड्डी का मैनेजर बैठा, बेंगलोर टीम का रणधीर कोच बैठा। उन्होंने आए, मैं मिठाई लेके गया था, क्योंकि मैं जॉब की भी मिठाई नहीं खिलाई थी जब तक जॉब लगे हुए, मुझे टाइम हो गया था 3-4 महीने, लेकिन मैंने खिलाई नहीं थी। कोच साहब मिठाई खा लो, मिठाई आधी आप खाई, आधी मुझे खिलाई। मैनेजर को बोला ये है पवन सहरावत, ऐसे मैंने इंट्रो कराया उन्होंने कि ये पवन सहरावत है और इसको लेंगे हम अपनी टीम में। मैं फर्स्ट टाइम मिला, कौन मैनेजर कौन, मेरे लिए तो सब कुछ नया। तो मुझे बोला कि पवन, रूल नहीं आया अभी डायरेक्ट ऐसे प्लेयर लेने का, क्योंकि ऑक्शन लिस्ट होती ना भाई, तो रूल आया नहीं ऐसा कुछ, तुझे डायरेक्ट ले ले। तू हमारे साथ कैंप में चल रहा है, तू अच्छा खेला, तेरे लिए मैं लड़ूंगा। मैं ठीक है कोच साहब, ये मैनेजर फोन करेगा, इसको अपना शू साइज, किट नंबर, ये सब कुछ अपना बता देना। कहाँ, मैं शू का तो वैसे ही शौकीन। तो उनका फ़ोन आया, मैंने बता दिया जो भी कुछ था। मैं गया कैंप में, 18 दिन 12 दिन का कैंप था। अभी तो बड़े कैंप लगते हैं, उस टाइम लीग भी छोटी होती थी, 45 डेज की लीग होती थी। 12 दिन में आउटस्टैंडिंग खेला। बोला, फिर उन्होंने मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया 4 लाख रुपए में। ऐसे मेरा डेब्यू हुआ था प्रो कबड्डी में। तो कोच रणधीर ने दिया, कोच रणधीर ने मुझे चांस दिया। उसके बाद उस टीम में फिर मैं, वो टीम 8वें नंबर पे रही, याद आया। वो पवन सहरावत नहीं था, वो पवन कुमार था, दोनों में डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है? पवन सहरावत आया सीजन 6 में। 4 और 6 में क्या हुआ ऐसा? 3rd, 4, 5 में पवन कुमार खेल रहा था। पवन सहरावत आया 6 में। क्या है बताओ, पवन कुमार कौन था और पवन सहरावत कौन? पवन कुमार था एक बच्चा जिसको राह चलता कोई भी बैला फुसला देगा। मुझे कोई बातों में लगा के उस टाइम ये भी बोल देता, ये कर दे। वो सही गलत है, ये फैसला लेने की सोच नहीं थी। मैं 18-19 साल का भाई, मैं चला गया था प्रो कबड्डी में, बिल्कुल नया। और वहाँ बैठे लीजेंड लोग, वो हंसी मजाक भी उनका एक्सट्रीम लेवल होता था। क्या होता था? कुछ भी, किसी को मान लो कोच को ना ऐसे डिसिप्लिन नहीं हुए, रणधीर कोच जो कोच साहब हमारे डिसिप्लिन के हैं। मुझे अभी किसी ने बोल दिया कि जा कोच से तू ये बोल दे कि छुट्टी चाहिए। छुट्टी के नाम से बड़े चिढ़ते हैं वो कि छुट्टी चाहिए। मेरी टीम पूरी खड़ी है, मैंने बोल दिया कि कोच साहब छुट्टी चाहिए। अब वो लग गए गाड़ी देने की, ऐसे वैसे ऐसे, तुझे छुट्टी चाहिए तो कल का तुझे छुट्टी चाहिए, इतने बड़े बड़े इनको छुट्टी नहीं चाहिए, इसके काम करो, इसके टिकट कराओ, इसको घर भेजो, भगाओ इसको छुट्टी, इसको परमानेंट छुट्टी दे दो। मुझे पता नहीं, आंखों से पानी आ गया इन बातों पे, क्योंकि कभी फैमिली ने भी इतना कुछ बोला नहीं मुझे। बहुत इंसिडेंट्स हुए, जैसे रनिंग करते थे, मैं छोटा, मेरे पे भागा नहीं जाता था, रनिंग वनिंग जैसे आप बताते, मेरे रनिंग आज भी प्रॉब्लम है मेरे लिए। मैं जिम में वेट मार देता हूँ 250, जिम मेरे से कितनी करा लो, रेडिंग 200 करा लो, स्प्रिंट मरा लो, लॉन्ग रनिंग नहीं होती मेरे से, आज भी मेरी बड़ी प्रॉब्लम है। और जब मैं बच्चा था, जब से थी, तो वो कोच साहब भगाते थे डेली 10 किलोमीटर। तो यहाँ एक ग्रोइंग होती है भाई, तो मेरी ग्रोइंग खिंच जाती थी। तो कैप्टन होता था, मैं उनको बोलता कि भाई साहब मेरी ना खिंचेगी और मैं रेस्ट कर लूँ। बोले हाँ कर ले। मैं कोच साहब कुछ बोलेंगे, मैं किस लिए काम आऊँगा, तेरा बड़ा भाई रहा, मैं बचाएगा, मैं बचाऊँगा, मैं ठीक है। वो बड़े थे, वो रनिंग एक्सपर्ट थे, वो कर करा के आ जाते, मैं आराम से आता, वो करता, आते फिर कोच मुझे गाड़ी देता। वो कहाँ, मतलब
उनको तो मजाक चाहिए था ना कि कोई बंदा, एक पर्टिकुलर बंदा मिलेगा जिसको हम बुल्ली करेंगे। मैं बुल्ली के लिए मिल गया उनको कि डेली इसकी लेंगे, मजा आएगा, डेली लेंगे। एक होता है कि कभी कभी ले ले, मूड बना ले, डेली ही लेंगे। तो मैं वही बताया ना कि बुरा लगता था, बहुत लगता था, रोता था भाई मैं, उनके सामने भी रोया मैंने। मुझे इसलिए आज उन प्लेयरों के मैं नाम नहीं लेना चाहता था, तो ले दिया तो ले दिया, डरता हूँ उनसे भी नहीं हूँ मैं। रुलाया उन्होंने मुझे कि उनको तो मजा आता था, वो हंसते थे। तो वो एक बुल्ली टाइप था मेरे लिए वो सीजन 3, 4। क्या फील होता था उस टाइम पे? ये फील होता था कि मैं आने वाले एनवाईपीज के साथ, अगर मैं कल को सीनियर बना, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मतलब जो गलती पेरेंट्स करते हैं, वो फिर बच्चा होता है, वो सोचता है कि कल को मैं अपने माँ बाप वाली गलती तो नहीं करूँगा बच्चों के साथ। वो सेम फीलिंग आ रही थी कि भाई या तो मैं इनको मारूंगा तो मेरे से पावरफुल भी हैं, मुझसे बड़े थे सारे, वैसे भी पिटेंगे मुझे, और घर चला गया तो यार 4 लाख रुपए मिल रहे हैं, इनको भी लात मार के घर गया तो घर भी क्या ही है, टिट्टी की नौकरी है। शाम को भैंस को निलाना है, सुबह चारा डालना है, सुबह ड्यूटी करनी है, तो घर पे भी मेरे लिए क्या ऑप्शन था? तो सही है जेल में रह ले। तो वो सोच के मैं रहा, पूरा सीजन में रहा उनके पास। और इमोशन क्या फील होता था? गुस्सा आता था कि पावरलेस फील होता था, हेल्पलेस फील होता था कि हेल्पलेस बुरा लगता था? हेल्पलेस कि मेरा कोई नहीं खड़ा मेरे सामने, मेरे साथ कोई है ही नहीं, अकेला लड़ा। तो यही तो मैं कि भाई 5th सीजन में गया, फिर ये थी मेरी 4th सीजन की कहानी। 3rd सीजन में मैं अपन बेंगलोर टीम का सबसे अच्छा प्लेयर था। 4th सीजन में मुझे रिटेन किया, 3rd सीजन चाहे रिटेन करके 4th में रखा। 4th में मेरे साथ बुरी बुल्ली हुई। गलती कोई करे, गाली पवन को, बहस किसी की चोरी हो, इंजाम पवन पे। वो मेरे साथ हुआ 4th सीजन में। मैं कोच साहब की गलती नहीं मानता, क्योंकि आपके सराउंडिंग 5 लोग हैं और 5 लोग ये बोले कि गलती पवन ने की, तो कोच भी क्या बोलेगा? भाई 5 बोल रहे तो ठीक ही बोल रहे होंगे। मुझे भी कोई 5 लोग बोल रहे एक बंदे के लिए, तो मैं सोचूंगा कि यार 5 थोड़ी झूठ बोल रहे होंगे। तो वो हुआ मेरे साथ। सीजन 5 में ले लिया मुझे गुजरात जायंट्स ने। नई टीमें आई, 4 नई टीमें, जैसे आपके टाइम में थी 8 टीमें, फिर एकदम से 4 टीमें बढ़ाई गई सीजन 4 में। न्यू टीम ने मुझे लिया, अडानी ने। नया कोच मनप्रीत, नया जुनून, काफ़ी एनर्जेटिक कोच, उसने लिया, पूरी मेहनत कराई मेरी, सब कुछ किया। उस टीम में अच्छे अच्छे प्लेयर थे, जो जितने भी उस टीम के प्लेयर थे वो सारे प्लेयर इंडिया के लिए खेल लिए। मैं, सुनील, परवेज, सचिन, रोहित गुलिया, सब ने इंडिया रिप्रेजेंट किया। मतलब जो उस टीम के प्लेयर थे, मतलब वो टीम, उसने वो बोलते हैं ना ड्रीम टीम। फजल अतरा चली, अबूजर मिंगानी जो ईरान के लिए उनके एशियन गेम खेल रहे हैं, हम इंडिया के लिए एशियन गेम खेल रहे हैं। तो ऐसे जो कोर था वो सारा इंडिया भर दिया। क्या था उस टीम में ऐसा जिसमें सब बड़े प्लेयर बन गए? उस टाइम बड़े नहीं थे भाई। हाँ, तो उस टाइम पे ऐसा क्या उधर ट्रेनिंग हुई, क्या सीखा, क्या कोर वैल्यू क्या थी उसमें कि बाद में सब बड़े बन गए? भाई पैशनेट बनाया वो बंदा, मोटिवेट बड़ा करता है भाई। मतलब अंदर में जुनून बांट दिया कि यार तू कबड्डी प्लेयर है, तू कुछ भी कर सकता है। ऐसे वो पंजाबी है ना, मनप्रीत सिंह तो पंजाबी है, तो वो स्लैंग है उसका बोलने का, तू कबड्डी प्लेयर है वीरे, तू कुछ भी कर सकता है। जैसे मान लो मेरा हिम्मत है 2 चक्कर की, तो कबड्डी प्लेयर है यार, डर के गए 2 ही मारेगा, मार 2 और, जोश भर दिया, 2 और मार दिए। लेकिन ये जब तक ठीक है, जब तक कबड्डी नहीं आती। जब कबड्डी स्टार्ट होगी तो आप चाहोगे कि आप कबड्डी टीम है तो आपको खेलने का चांस मिले। मुझे चांस मिला, लेकिन जैसा कोच को चाहिए था मैं वैसा परफॉर्म नहीं कर पाया। सीजन 5 में लोगों को तो ये लगता है कि मैंने सीजन 6 में डेब्यू किया। मैंने बुल्ली तो कर ही रखा था उधर बेंगलोर में। मैंने सीजन 5 के मिड में रणधीर कोच को फ़ोन किया। मैं परेशान, बिल्कुल परेशान हो गया कि अब मैं कबड्डी छोड़ दूंगा, मैं हो गया। इस टाइम पे आप सबको बोलते थे कि मैं तो छोड़ दूंगा, मस्ती के लिए ले रहा हूँ। हाँ, ये मेरा टाइम आ गया था। वो जो मैं बता रहा था, जो मैंने जंप किया था, ये मेरा टाइम आ गया था कि मैं बोलने लग गया था। और ये बोलते हैं ना कि एथलीटों में तो खासकर नेगेटिव एनर्जी होती है। मैं मुंह से ही बोलूंगा ना कि छोड़ रहा हूँ, सच में टाइम आ ही जाएगा, छोड़ दो, हाँ छूट जाएगा वो। तो योर वर्ड्स बिकम योर रियलिटी। तो मैंने रणधीर कोच को बोला ड्यूरिंग द सीजन, मैं बोला कोच साहब मैं गेम छोड़ रहा हूँ। तो बोले कि उनको ऐसा लगा कि पी के फ़ोन कर दिया, और मैंने कभी नहीं पी थी, चेक भी नहीं की थी कि कैसी होती है। और मैंने सही होशो हवास में ही फ़ोन किया था कि फ्रस्ट्रेट हो गई कि भाई हो नहीं रहा मेरे से, या कोच को जो चाहिए वो मैं कर नहीं रहा।
तो उनको लगा तो सुबह बात करिए, मैंने रात को कॉल किया था, तो सुबह बात करियो, मतलब पी के बैठा है बात करूँगा। मैं कहा नहीं कोच साहब, नुलाया तू टेंशन फ्री रह, अगले सीजन तुझे मैं लूंगा, तू छोड़ दे इस चीज़ को, हेडेक मत ले, कि टेंशन होने लग गई थी कि फ्यूचर क्या होगा। सीजन 5 में मैं 14 लाख रुपए में लिया था गुजरात ने, और सीजन 6 ऐसा लग रहा था कि अनसोल्ड हो जाऊंगा भाई। तो फिर उन्होंने बोल दिया, जो वो कमेंटमेंट के बड़े पक्के हैं, उन्होंने बोल दिया ना लूंगा तो लूंगा। तो उनको बोल दिया, फिर मैं रणधीर कोच ने बोल दिया कि लूंगा मैं, ठीक है सर। तो फिर मैं घर पे आ गया, घर पे आने मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी अपनी, जैसे भी जो मेरा था रेगुलर। लेकिन एक ये हो गया कि भाई कोई है लेगा तुझे। फिर गेम चेंज कहाँ से हुआ मेरा भाई, उन्होंने तो बोल दिया कि लेगा, लेकिन ऑक्शन आया नहीं था ना, और ऑक्शन उनके हाथ में थोड़ी है कि वो पता नहीं महंगा चला दूँ सस्ता चला दूँ, कोई एफबीएम कर दे, वो भी तो है ना आरटीएम जैसे, कि कोई कर दे वापस गुजरात ले ले मुझे, उनके हाथ में था नहीं कुछ भी। तो एक आया फेडरेशन कप। अगर आपको मैं ये बोल दूं भाई आज ही कि अगले साल मैं आपके 10 मिलियन सब्सक्राइबर करा दूंगा, तो आप खुल के फ्रैंकली काम कर पाओगे ना, आपको किसी चीज़ का बर्डन ना हो, नहीं बर्डन फ्री हो गए। वो चीज़ होगी, मुझे सेटिस्फैक्शन हो गया कि मुझे कोच कोई ना कोई तो लेगा, और रणधीर कोच ने बोला है तो डेफिनेटली लेगा। कोई और बोले तो मैं बोलूँ कि झूठ बोल दिया होगा, उसने बोला है तो पक्का। फेडरेशन कप खेला, उस टाइम की करंट चैंपियन थी कर्नाटका टीम नेशनल की, और नेशनल और फेडरेशन कप सिमिलर टूर्नामेंट होते थे। फेडरेशन कप होता है 4 साल में एक बार, नेशनल होता है हर साल। फेडरेशन कप में कर्नाटका टीम को पेल दिया अकेले ने, वैसे तो टीम गेम है लेकिन पेल दिया अकेले ने। क्या अकेले सबको निपटा क्या है? 30 या 28 पॉइंट थे मेरे पूरे मैच में उस टाइम। फिर मंजीत भाई जैसे अर्जुन वोडी हैं, और रविंदर पहल, धर्मलाल सरलाथन, इन्होंने मिलकर एक टीम बनाई। हरियाणा में एक टूर्नामेंट होता था, 1 करोड़ रुपए मिलते थे जो जीतता था उस टीम को, 12 प्लेयरों में डिस्ट्रीब्यूट करते थे 1 करोड़ रुपए, तो बड़े पैसे थे वो भी, और सिर्फ 4 दिन का टूर्नामेंट। तो इन्होंने मिलकर टीम बनाई, और उनका फ़ोन आ गया कि पवन आजा तू भी, रेलवे की टीम बना रहे हैं, तेरा सिलेक्शन कर दिया हमने। तो मंजीत ने सीधा रूम में बुला के मुझे बोल दिया कि छोटे भाई बोलता है छोटा, मैं आज भी उसको बड़ा भाई मानता हूँ, बोला छोटे भाई तू मारेगा पूरे टूर्नामेंट में रेड, अगर हारे जब भी तूने हराए, जितवाए तो जब भी तूने जिताए। उस टूर्नामेंट में हम हारे थे लास्ट में, फाइनल में जाके, वो भी 1-2 पॉइंट से, मेरी ही मिस्टेक से। सुपर टैकल हो गया, 2-3 में जो पकड़े जाते सुपर टैकल बोलते हैं। लास्ट रेड में मुझे 2 बंदों ने पकड़ लिया, वो मैच हम हार गए, लेकिन सेकंड आए। उसके 5 दिन बाद था ऑक्शन, और मैं कैटेगरी, क्योंकि खेल तो कुछ रहा ही नहीं था, तो 3 कैटेगरी होती थी, A, B, C। मैं C में, C का सबसे महंगा प्लेयर बना मैं फिर। 52,80,000 रुपये में मुझे बेंगलोर ने लिया, यानी रणधीर कोच साहब ने मुझे ले लिया। और आते ही उनको ये तो पता चल गया अब ये जो जहाँ से खेल के तो अच्छा ही आया है। और उनका स्टाइल थोड़ा सा अलग है, मनप्रीत कोच का मोटिवेट करने का, उनका थोड़ा अलग है, उनका उंगली मारने का स्टाइल है। जैसे बताया कि वो उंगली किसी को मारते हैं तो मन लगा के मारते हैं ना, जो उंगली मारने मतलब क्या स्टाइल होता है ये? मतलब ये जलाते हैं, तो पता नहीं उनकी सच बोला, ठीक, हर किसी का अपना स्टाइल है। क्या जलाते हैं, कैसे करते हैं? जलाते हैं अंदर से, जैसे पता नहीं उनके पास ये बात सच्ची है झूठी है। मुझे उन्होंने ये बोला राज भाई कि ना गुजरात से मेरे पास फ़ोन आया है, लाइनअप कर रखा, मुझे गुजरात से मेरे पास फ़ोन आया है, और वो बोल रहे कि ना रणधीर कोच ने ना डरपोक प्लेयर पे पैसे लगा दिए। उस टीम का सबसे महंगा प्लेयर मैं था बेंगलोर का, सीजन 6 में। और रोहित भाई करंट इंडिया खेल के आए थे, रोहित भाई भी उसी टीम में थे, और बोले कि ना नकली डरपोक प्लेयर पे पैसे लगा दिए। अब पवन बता भाई, तू नकली है डरपोक है, तू बता। तो मैं बोला मैं कोच साहब देख लेंगे कौन है। तो मैं बोला मैनेजर को कि मेरा नाम चेंज कर, मेरा रियल नाम रख पवन सहरावत। मेरा पेपर में तो आज भी पवन कुमार है डॉक्यूमेंट्स में। बोला अब चेंज नहीं होगा, ये तो फेडरेशन ने नाम तेरा पवन कुमार दे रखा, यही होगा। फिर मैं खुद ही इतना गया था कि मैं टूर्नामेंट खेल के आ रखा हूँ, मैं किसी से कम थोड़ी हूँ। कोच के पास फ़ोन सीधा, कोच साहब मेरा नाम चेंज करवाओ। ले इसमें क्या दिक्कत है? मैं कोच साहब मेरा पवन सहरावत करवाओ। वो भी खुश हो गए कि उनका नाम भी रणधीर सहरावत है। ठीक है कोई आ रहा, उन्होंने मेरा नाम
लगाई अप्रोच कहीं से, उन्होंने मेरा नाम पवन सहरावत कराया। कुमार हट गया, पवन कुमार सहरावत हुआ। अब आगे वो पूरा लिखने लगे क्योंकि रूल आ गया कि जो आपका आइडेंटिटी में है वो तो लिखना ही पड़ेगा। आपको कुछ ऐड करना है तो पीछे आप कुछ भी ऐड करा लो, लेकिन स्टार्ट ऐसे ही होगा। तो उन्होंने मेरा पवन सहरावत करा दिया सीजन 6 में। जर्सी नंबर मेरा स्टार्टिंग से 17 ही था और मेहनत मैंने की, दिल लगा के की, कोच ने भी सपोर्ट किया। पहला ही मैच था तमिल तलाईवाज के साथ और माइंडसेट अब बन चुका था वो जिसके लिए मैं बचपन से था। नंबर 1 जीतूंगा ये, अब जीतूंगा। हाफ टाइम पहला मैच तमिल तलाईवाज के सामने और मैच मंजीत छिल्लर के सामने, अमित हुड्डा के सामने, जसवीर के सामने, ये जिनके मैं नाम ले रहा हूँ भाई, कबड्डी में ये इंडिया खेले हुए हैं, टॉप प्लेयर। उस टीम के सामने हाफ टाइम में यानी 20 मिनट में मेरे 20 पॉइंट। 19वीं मिनट या तमिल तलाईवाज के सामने 19वीं मिनट में मेरे चोट लग गई नी में। लीग का पहला ही मैच, मेरी लाइफ का पहला ही मैच, नी में चोट लग गई। तो कोच बोला बाहर आ जा तू, कोई बात नहीं। मैं बोला नहीं मैं ठीक हूँ, मैं खेल लूँगा। उनको पता नहीं क्या आया, मतलब नहीं खेला कि लीड मैंने ना 14-15 की लीड दे दी थी हाफ टाइम में, मैं एक रेड में 3-3 लेके आ रहा था। उन्होंने मुझे नहीं खिलाया। नेक्स्ट मैच था 6 दिन के बाद, उन्होंने मुझे बोला तू एक्सरसाइज कर, तू ठीक हो गया। अगले मैच में फिर 18 पॉइंट, उससे अगले मैच में फिर से पॉइंट। उस सीजन मैंने लीग में टॉप मारा, बेंगलुरु बुल्स भी टॉप मारा। उस सीजन कप उठाया हमने सीजन 6 में। तो कप उठाया, सीजन का बेस्ट रेडर बना, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बना। मुझे मिले जो अवार्ड मिले थे, अचीव हुआ कि जिस चीज़ के लिए मैं माइंड सेट था वो चीज़ हुई। सीजन 7 में मुझे फिर से रिटेन किया, सीजन 7 में मैं फिर से टॉप मारा। सीजन 7 में मेरे 286 पॉइंट थे। टीम सेमीफाइनल में हार गई, लेकिन सेमीफाइनल तक भी पहुंचना बड़ी बात थी। कौन सी टीम थी? बेंगलोर में। मैं बेंगलोर में रिटेन रहा। सीजन 8 में फिर से रिटेन रहा। उस साल सीजन 8 में लीग में आज तक की हाईएस्ट एवरेज मैंने निकाली, 360 पॉइंट। लीग में है मेरे से ज़्यादा, एक 9 पॉइंट हैं, लेकिन उसके हैं 26 मैचों में, मेरे हैं 22 मैचों में। यानी उससे मैंने 4 मैच कम खेल रहे हैं जिस बंदे के हैं ना। उससे अगर मैं 4 मैच खेलता तो मैं 400 मारता, मैं फोड़ता। वो सीजन मैंने बहुत स्कोर निकाले। उससे जिस सीजन 7 में मैंने लीग का बेस्ट स्कोर निकाला, बेस्ट मैच में 39 पॉइंट एक मैच में। प्रदीप नरवाल एक प्लेयर, उसका रिकॉर्ड उसके सामने वो बैठा हुआ था, तोड़ा। वो भी बंदा सही है। तो ऐसे सीजन 6 में बेस्ट रेडर, सीजन 7 में बेस्ट रेडर, सीजन 8 में बेस्ट रेडर, 3 सीजन बैक टू बैक मुझे खेलते ही टॉप पे मिलते रहे। सीजन 9 में पता नहीं क्या हुआ, कैसे चीज़ें चेंज हुई, मैं ऑक्शन में आ गया। रिटेन नहीं किया मुझे। फिर ऑक्शन में आने से लीग का सबसे महंगा प्लेयर बन गया, क्योंकि 3 सीजन से मैं बेस्ट मार रहा था। टीम को कौन सी टीम ने लिया? कंटिन्यू सेमीफाइनल फाइनल खिला रहा था। तो सीजन 9 में ऑक्शन में आया, 2 करोड़ 26 लाख रुपए में मुझे तमिल तलाईवाज ने ले लिया। क्यों छोड़ा? आपको क्या लगता है कि बैंगलोर ने क्यों छोड़ा आपको? मुझे ऐसा लगता है कि ना, कोच को किसी ने मिसगाइड कर दिया। क्या? कि शायद पवन सबसे बड़ा हो गया, ऐसा लगता है मुझे कि ऐसा बोल दिया होगा किसी ने। मतलब क्या था कि कोच साहब ने मुझसे पूछा नहीं रिटेन का। उससे पहले जैसे सीजन 7 था, मेरे पास फ़ोन किया कि भाई रिटेन हो। मैं बोला मैं कोच साहब देख लो आप। बोला अरे तू हो जा, अच्छा करेंगे जो करेंगे, टेंशन मत ले तू। सीजन 8 में भी रिटेन किया, ऐसे ही बोल के। मैं जब मुझे 2 सीजनों से 3 सीजनों से रिटेन किया जा रहा है तो मैं वेट करूँगा सीजन 9 के लिए। मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया, मैनेजमेंट की तरफ से नहीं आया। जैसे चहल को निकाला था आरसीबी ने, बिना उसको पता ही नहीं, उसको निकाल दिया। तो वो सीन हुआ। मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि आप रिटेन होना चाहते हो या नहीं चाहते। और मेरा सबसे तगड़ा फैन बेस भी बेंगलोर था और मैं चाहता भी बेंगलोर में खेलना हूँ। अगर मेरे 1 मिलियन फॉलोअर है तो 600K यानी 6 लाख मेरे बेंगलोर से ही होंगे। मतलब अलग हाईएस्ट वही है, वही मेरा बेंगलोर है। मेरा सब कुछ, मेरा नाम भी उधर से ही बना कि बेंगलोर बुल्स से ही मैंने सब कुछ प्राप्त किया है। तो मुझे तमिल ने ले लिया। मुझे नहीं पता चला आज तक कि मुझे क्यों निकाला। बल्कि आज भी मैं कोच के साथ बैठा था
उन्हीं कोच के साथ रणधीर कोच साहब के। आज भी मैं अभी स्टार के ऑफिस की शूट था, सभी टीमों को चला हुआ पे बैठा था, और ना मैंने कभी पूछा। एक दो बार हल्की फुल्की ट्राई की कि कोच साहब रख लेते 9th में, वो उन बात पे स्किप करते हैं, मतलब उसको टाल देते हैं बात पे। बताया नहीं, आज तक नहीं बताया। बुरा लगता है? डेफिनेटली लगता है। क्यों? भाई मैं जिस चीज़ से मुझे नाम मिला, मुझे मज़ा आता है बेंगलोर में खेलने में। मैं देख तेलुगु में भी खेल रहा हूँ, तमिल में भी खेल रहा हूँ, इससे पहले भी तेलुगु में हूँ, वो अलग चीज़ है। लेकिन बेंगलोर एक फैमिली बन गई थी कि भाई फील आता था। 3-4 सीजन खेले तो कितने, 3rd 4th 6th 7th 8 5 सीजन खेला था मैं करियर में। 6 ही सीजन खेल रहा हूँ जिसमें से 5 बेंगलोर खेला, तो दिल तो लगेगा ना उधर। तो वो चीज़ मेरा दिल लग गया था कि फिर मैं पूछता भी था एक आधी बार, मैं कोच साहब, वो स्किप कर देते थे। वहाँ कोई नहीं, ऑक्शन में आ गया, पैसा अच्छा मिला, 2 करोड़ 26 लाख रुपए। पैसा तो चलो मैंने पहले भी खूब कमा लिया हुआ, लेकिन लीग का सबसे महंगा 2 करोड़ किसी ने टच नहीं किया था, पास में भी नहीं आया था कोई। मतलब क्या बोलते हैं ना कि कोई थोड़ा बहुत 10-5 लाख ऊपर रह जाए, कोई था ही नहीं 2 करोड़ के पास। मैंने एकदम से सीधा 2.26 मारा, तमिल ने ले लिया। पहले ही मैच में इंजरी होगी, सर्जरी सीधा। पहली मैच में पहले ही रेड में घुटना डिसलोकेट, फिर मेरी सर्जरी हुई। और उससे अगले साल था एशियन गेम, यानी जो पिछला साल था, फिर था एशियन गेम। तो मैं, एक डॉक्टर है, आपने काफ़ी सुना होगा उनके बारे में क्योंकि आप नॉलेज रखते हो, डिंसो पाडीवाल। मेरा भी डॉक्टर वही है। अच्छा, जानते हो? हाँ, मेरे डॉक्टर अंबानी में बैठता है ना। हाँ, अंबानी में बैठे हैं। मेरा शोल्डर का डॉक्टर वही है, बहुत अच्छा डॉक्टर। हाँ। मैं मिला उनसे, उन्होंने चेक किया, मतलब इतने बढ़िया डॉक्टर हैं। उन्होंने चेक वक करके बोला कि भाई 90% चांस है कि सर्जरी होगी, 10% चांस है कि बच सकता है, अब आपके हाथ में है। मैंने फ़ोन मिलाया, थैंक यू, मतलब वो पता नहीं कितने लोगों का योगदान है। मतलब प्रसाद सर है, तमिल तलाईवाज के ओनर। मैंने उनके पास फ़ोन मिलाया कि सर 10% चांस है खेलने का, 90% है कि सर्जरी है, और अगले साल है एशियन गेम। अब आपने लिया है तो आप बताओ कि क्या करना। आप बोलो कि मैं रिहैब करने की ट्राई कर सकता हूँ और मैं वापस आ सकता हूँ। और मेरा ये रहा कि जिसने मुझे जो बताया, मैंने 100 रुपये दिए तो 100 का भी हिसाब दूंगा मैं। जैसे 260 में मुझे तेलुगु ने लिया, मैं नहीं कर पाया तो मुझे गिल्टी फील बड़ा हो रहा है। तो वो सेम मैंने तमिल के लिए बोला कि माँ सर ऐसे ऐसे है, और उन्होंने बोला कि पवन लीग आएगी जाएगी, तू इंडिया की क्रीम है, तो अपने लिए सोच, तू अपनी सर्जरी करा, जो भी तेरा खर्चा होगा मैं बैठा हूँ। तो मैं बोला सर खर्चे की कोई बात नहीं, लेकिन आप बोलोगे मैं खेल लूँगा टीम में, ठीक करके आ जाऊँगा। मैंने नहीं पवन, तो पैर की सर्जरी करा के पूरा फिट होके अगले साल फिर ऑक्शन में आ, फिर देखते हैं तुझे, फिर से हम ही लेंगे, क्या हो गया। मैं ठीक है सर। मैंने सर्जरी कराई, मेरा सर्जरी का 6-7 लाख रुपया कुछ आया स्पेंड जो हुआ। उन्होंने तमिल तलाईवाज ने पीछे से सब कुछ अपने आप ही, मतलब मेरे तक बात ही नहीं आने दी भाई, उन्होंने सब कर दिया, सब अपने आप ही। 2 महीने का रिहैब भी, कि पहले एडवांस फीस दे दी कि ये बॉम्बे ही रहेगा 2 महीने का और इसका सब कुछ करो। तो मैं उधर 2 महीने मैंने बॉम्बे में किया, 2 महीने मैंने JSW में रिहैब किया, हरियाणा सेंटर, हरियाणा स्टीलर के वहाँ पे JSW के बेलारी में, ISS जहाँ नीरज भाई सब करते हैं। तो उधर 2 महीने में उन्होंने मुझे मैट पे करा दिया, यानी मैं 4 महीने में कबड्डी स्टार्ट कर दी सर्जरी के बाद। सर्जरी के 4 महीने के बाद फिर आ गया था भाई, प्रो कबड्डी खत्म हो चुकी थी 3 महीने में ही। फिर आ गया इंडिया कैंप, एशियन गेम जो आया था 6 साल में, कोविड की वजह से 2 साल लेट हो गया था। और हमारे कबड्डी में सबसे बड़ा इवेंट है एशियन, क्योंकि ओलंपिक में अभी है नहीं, 2036 में बता रहे हैं कि मोदी जी ने इंक्लूड कराया है, मतलब इंडिया में होने के चांसेस हैं ओलंपिक, तो जब शायद हो सकता है तो 36 में होगा अगर हुआ। अभी तो है ही नहीं, 32 में भी नहीं है, 28 में भी नहीं है। तो सबसे बड़ा गेम है ये, मतलब टूर्नामेंट मेरे लिए तो एशियन गेम सबसे बड़ा था। तो इसके लिए मैं इसी के लिए सर्जरी कराई थी। तो मैंने उस बीच ओनर को भी फ़ोन किया तमिल तलाईवाज की, सर मैं फिट हो चुका हूँ, मैं मैट पे आ चुका हूँ। बोला पवन ऑल द बेस्ट, और इंडिया को गोल्ड लेके आना। हमारा गोल्ड जा चुका था, तमिल बोल रहा हूँ, ईरान की टीम ने गोल्ड ले लिया था, इंडिया को हरा दिया था सेमीफाइनल में पिछली बार इससे पिछली बार। मैं कैंप में गया, कैंप में जाते कोच वोच थे, कोचों का वही पुराना स्टाइल, 10 चक्कर 15 चक्कर रनिंग। और नी अगर आपने तो खुद शोल्डर करा रखा है, तो
इन पे ना इम्पैक्ट वाली चीज कर नहीं सकते। कम टाइम में 4 ही महीने हुए तो मैं इम्पैक्ट वाला कोई भी काम नहीं कर सकता। रनिंग तो बिल्कुल ही नहीं, जंप तो बिल्कुल ही नहीं, फिर भी बस फिजियो करो, थोड़ा थोड़ा हल्का रिहैब करो, थोड़ी थोड़ी कबड्डी खेल लो। मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल बोल्ड खेल लूंगा ना, टाइम चाहिए उसके लिए। जो एक भगवान ने दे रखी है कि 6 महीने में होगा ठीक, तो 6 ही महीने में होगा, उसको हम 3 महीने ठीक नहीं कर सकते ना, स्ट्रेंथ पैदा कर सकते हैं बस। तो कैंप में था, मैंने किया, एकदम से एक टूर आ गया। एशियन गेम होना था हमारा अक्टूबर की 7 तारीख को गोल्ड आया था। वो एकदम से पता नहीं कैसे एक नया टूर आ गया, एशियन चैंपियनशिप, उसकी टीम जानी बन गई कोरिया। तो उसमें बड़ी मुश्किल से सिलेक्शन हुआ मेरा। मतलब 12 प्लेयर जाते हैं, 12वां नंबर मेरा। टीम में मुझे बनाया गया वाइस कैप्टन, क्योंकि 2019 में साउथ एशियन गेम खेला था, उसमें भी मैं वाइस कैप्टन था। कैप्टन बनाया गया सुनील को। टीम बड़ी अच्छी बनी, ऐसी टीम, ड्रीम टीम होती है, ऐसी टीम बनी। सुनील इंडिया का बेस्ट कवर, उसको दिक्कत आ गई वीज़ा में, पासपोर्ट में कुछ नंबर चेंज हो गए, और टीम का मेन कवर वही। अब कैप्टन सुनील भाई था, मुझसे जूनियर है लेकिन वो कैप्टन था, मुझे वाइस कैप्टन था, तो एकदम से मुझे कैप्टन मिला। ईरान के सामने वही फाइनल मैच, एक पूल में मैच आना, एक फाइनल मैच आना। हमने ईरान को बढ़िया धोया, पूल में भी धोया, फाइनल में भी धोया। फिर वापस इंडिया कैंप लग गए हमारे, फिर कैंप में स्टार्ट हुआ, फिर कैप्टन बना दिया इंडिया टीम का। एक क्वेश्चन पूछो, एक्सरसाइज है छोटी सी करते हैं कि मेरे को बताओ 0 से 10 पे, जब आप पैदा हुए थे 10 साल की उम्र में, 10 से 20 और 20 से 28, 3 पार्ट्स में अपन डिवाइड कर देते लाइफ। तीनों में मेरे को एक मोमेंट बताओ जो बहुत नेगेटिव था आपकी लाइफ में। जैसे आपने एक मोमेंट बताया अभी कि आप हेल्पलेस फील करते थे वहाँ पर, वही 11 से 20 में आप जब वो करते थे कि यार बुली करते थे लोग आपको, राइट? तो एक नेगेटिव मोमेंट वो था। मोमेंट जब मैं छोटा था, ऐसे मतलब 8-9 में, तो जीन्स वीन्स पहनते हैं, अभी भी मैं जीन्स पहनी हुई है अच्छी, तो मैं जीन पहनता था, मुझे धमकाते थे। मतलब ये पीटा तो एक ही बार है आज तक, मेरे पापा ने थप्पड़ी एक ही बार मारा है, वो भी जब गाड़ी चलाना सिखा रहे थे, और गलती से पिल्ला, जो कुत्ते का बच्चा नहीं होता वो पिल्ला, वो गाड़ी के नीचे आ गया था। मेरे फर्स्ट टाइम गाड़ी चला रहा था और वो रोड क्रॉस कर रहा था, मेरे से ब्रेक दबे ही नहीं। मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब एक थप्पड़ मारा था मुंह पे। उसके अलावा आज तक मुझे मेरे पापा ने पीटा भी नहीं है, लेकिन सुना देते हैं, आज भी सुना देते हैं। मैं सब कुछ अचीव कर लिया, अब भी सुना देते हैं। लेकिन वो जो जीन्स वीन्स पे, बाल कटाने पे, बाल बड़े नहीं रखने, छोटे रखने हैं, कि जैसे अभी ना इससे भी और थोड़े से छोटे पसंद है मेरे पापा को। और हमेशा स्कूल में जब उस टाइम नया नया फैशन आया था कि ऐसे स्पाइक्स करके जाना है, ऐसे करके जाना, आप सेम एज के तो आप अच्छे से समझ जाओगे कि कैसे कैसे बालों के फैशन आए थे। हाँ, मैंने जब स्पाइक करे थे ना फर्स्ट टाइम, वो छोटे से आगे से थोड़े से उठा दिए थे, बाकी पूरा गंजा, और थोड़े से वो आया था ना एक फैशन जहाँ पे सिर्फ आगे के बाल उठते हैं। रोनाल्डो ने शायद कराए थे। मैं घर पे करा के गया, मैं लेटा, मेरे घर वालों बहुत गालियाँ दी। फिर मैं सोया दिन में सोया, मैं देखता हूँ नींद में से मम्मी उठाती है, मैं उठा, ऐसे कैंची से बाल ही काट दिए। बड़े आगे से पूरे काट दिए। आपके तो चलो मम्मी ने काट दिए, मुझे ना ऐसे सैलून पे ले जाके इसके काट, इसको गंजा कर, मेरे आंखों में से आंसू गिर रहे हैं, मैं गंजा हो रहा हूँ, करा रहे हैं जबरदस्ती। तो जैसे अब 3 मोमेंट पकड़ लेते हैं। एक था जब बचपन में पापा ने बाल कटवा दिए, तो बुरा लगा, रोना आया। सेकंड था जहाँ पे आप बुली हुए। थर्ड वाला मैं कहूँगा सर्जरी। तब डर लगा था? हाँ, सब कुछ जाने का डर लगा था, जो सब कुछ मिल रहा था। तब मोमेंट पे क्या लगा था? गुस्सा था, हेल्पलेस थे, पावरलेस थे, क्या था? कुछ लगा ही नहीं, खुद की बेवकूफ़ी लगी। मैं किसी पे ब्लेम नहीं करता सर्जरी नहीं, फीलिंग क्या थी? फीलिंग क्या? एंगर थी, गुस्सा आ रहा था, बुरा लग रहा था, कि पावर हेल्पलेस लग रहा था कि यार अब क्या ही करूं मैं इसके साथ, मतलब मैं लाचार हो गया हूँ, मेरे को कुछ करना है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे हाथ में चले गया। सिनेरियो बोल सकता हूँ मैं। मेरे ऐसा जब सर्जरी हुई तो सबसे पहला फ़ोन, मैं बताया ना कि मेरे बहुत मिस कॉल आ रखी थी, क्योंकि मेरे फैमिली है, रिलेटिव हैं, दोस्त सब जुड़े हुए हैं मेरे से। तो जब जैसे मेरे पैर, मुझे अभी भी वो सीन ध्यान है, आप यूट्यूब पे निकालोगे, उस पर भी पड़ी होगी शायद वीडियो। जैसे ही मतलब मैं पैर रखा ना, डिसलोकेट हो गया, नीचे गिर गया, मैं पूरा गिर गया, और मैं चिल्ला रहा था। और आते ही जैसे मैं स्ट्रेचर पे लेके गए, मैं फ़ोन दे दो, सबसे पहला फ़ोन मैंने अंकुर को किया था कि भाई, और वो भी सामने से थोड़ा सा इमोशनल ऐसा होके कि भाई
बोला भाई कुछ नहीं है। मैं लगा भाई मेरा सब कुछ गया, भूल जाओ अब इंडिया। फ़ोन पे मैं उसको ऐसे बोल रहा हूँ, मैं भूल जाओ, क्योंकि एशियन गेम के सिर्फ 8 महीने 9 महीने होंगे। और कौन कबड्डी प्लेयर, मुझे एक बता दो, कबड्डी छोड़ो, कौन किस फील्ड का प्लेयर 5 महीने में सर्जरी करा के आया है? ये हो गया। मैं फ़ोन पे बोल, रोया तो मैं था नहीं, मुझे अभी भी याद, आँखों से आंसू नहीं गिरे, लेकिन मैं फ़ोन पे बोला भाई सब कुछ गया अंकुर भाई, कुछ नहीं है अब, अपने छोड़ देंगे कबड्डी, कमेंट्री में आऊँगा कि कमेंट्री कर रहे हैं तो मैं कमेंट्री करूँगा, छूट जाएगी कबड्डी भाई, कुछ नहीं है। वो बोल रहा है यार तू शांत हो, रुक तो जा। मैं लगा यार डिसलोकेट हो गया, टूट गया, अब तो कुछ क्या करूँ, अब तो है ही नहीं कुछ। वो बोल रहा है कि ना भाई बुरा हुआ लेकिन करेंगे, तू सब्र रख, सब्र। वो मैंने निकाले हैं, लेकिन पॉजिटिव लोग मेरे दोस्त, उनका बहुत थैंक यू। डू यू थिंक एक पैटर्न है आप जब भी नेगेटिव फील करते हो उसका? जस्ट आस्किंग योर क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक? क्या मेरी लाइफ में पैटर्न है कि आपको जब भी नेगेटिव फील होता है ना, उस मोमेंट में आपको हेल्पलेस लगता है, आपको लगता है गया सब, मैं क्या करूँ उस मोमेंट पे। और वो ही शायद आपकी लाइफ की सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, इसीलिए आपको हर चीज़ में जीतना है और नंबर 1 बनना है कि मेरे को हेल्पलेस फील नहीं करना। वैसे देखा जाए तीनों चीज़ों में हेल्पलेस था मैं। हाँ, पापा ने बाल कटा, क्या कर सकता हूँ मैं, लाचार था, पापा को बोलूँ एग्जैक्टली कुछ नहीं बोल सकता, पापा को क्या बोलूँ। और उधर रणधीर कोच साहब को भी क्या बोलूँ, बुली हो रहा था, और इधर भी लग गई। अब देखा जाए तो यहाँ पे किसी ने मारी थोड़ी है, खुद ही निकल गया। सो डू यू थिंक कि तीनों जगह फर्स्ट फीलिंग इज हेल्पलेस, और इसीलिए शायद आपको सारे कंपटीशन एक्साइट करते हैं, क्योंकि कि यार मेरे को ये जीतना है, ये छोटी सी रेस भी जीतना है, बड़ी सी रेस भी जीतना है, ये भी करना, नंबर करना है, क्योंकि मेरे को वापस मेरे को ये चीज़ से पावर मिलता है, थ्रिल मिलती है, मज़े मिलता है, मेरे को खुद का कॉन्फिडेंस आता है, तो मेरे को हेल्पलेस फील ये पैटर्न मैं नोटिस नहीं किया। आपके बोलने के बाद मैं इस पे और थोड़ा सा सोचूंगा कि हाँ है कुछ ऐसा ही कि चाहिए भाई, क्यों नहीं है मेरे पास, कि भाई डिफेंस भी है। एग्जैक्ट, क्योंकि मैं जब कुछ मेरे साथ गलत हो रहा है तब तो मैं कुछ नहीं होता है मेरे पास, इसलिए मेरे को फिर ऐसा लगता है कि भाई तू कुछ है ही नहीं। ऐसा ही फील होता है कि यार तू, यार सब भी हैं, सबके पास भगवान ने सब दिया, तेरे साथ ही करता है, ऐसा करता है। और फिर जैसे ही बाउंस बैक करने का चांस मिलता है, फिर ऐसा ही बाउंस बैक होता है कि भाई कोई आ जाओ देख लेंगे, फोड़ दो। अब ऐसा ही हो रखा है, अब सर्जरी होके मेरे 2 साल हो जाएंगे, आ जाओ भाई कोई देख लो। इसको वॉइड पैटर्न्स बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि लाइफ में जो कमी रह जाती है ना, वही चीज़ को हम सबसे ज़्यादा वैल्यू करते हैं और हमें वही सबसे ज़्यादा चाहिए होती है। हमें पता नहीं होता है, लेकिन जब आप बैठ के से 25, 30, 50 मोमेंट लिखोगे ना कहीं पैटर्न निकलेगा। सेम अभी अपन ने तो बहुत हल्का सा किया, 3-4 बहुत छोटा सा किया 3-4, बट अब जब सोचोगे ना कि 0 से 5 में क्या हुआ, 5 से 10 में क्या हुआ, 10 से 15, बहुत लंबा, अगर 1-1.5 घंटा टाइम हो, कभी बैठ के करोगे, जब भी आपका फ्री हो, फ्लाइट वाइट में बैठने का सोचना, और फिर उसके सामने लिखना एक मोमेंट कि यार तब मेरे को क्या फील हो रहा था, तब मेरे को क्या फील हो रहा था, तब मेरे को क्या फील हो रहा था। एंड में आपको दिखेगा कि यार ये 25 चीज़ों में ना 20 बार तो मेरे को सेम फील हुआ है, और यही मैं लाइफ में पाना चाहता हूँ। तो इसको वॉइड पैटर्न बोलते हैं भाई। मतलब मेरे लिए सही है, क्योंकि देखा जाए, बालों की स्टोरी ला ले, मुझे अच्छे बाल चाहिए थे ना, मुझे पाना था कि ऐसे स्टाइल करूँगा, ऐसे करूँगा, इतने घने बाल, सब कुछ ब्लैक, इतने कि किसी के नहीं। ये भी भाई मान लो कोच ने बुल्ली किया, फिर उसका सबसे लाडला भी मैं ही बना कि सीजन 6, 7, 8 सब कुछ मैं कि पवन है तो सब कुछ है। और ये जो तीसरा इंसिडेंस है जो मैं बता रहा हूँ, सर्जरी वाला, कि भाई फिट होना, फिर वो क्रेज आ गया कि 4 ही महीने में होना फिट, टाइम अब तो करके दिखाना है, अब तो करके दिखाना है, आऊँगा वापस। आया एशियन गेम जीता, गोल्ड मेडल लिया, अर्जुन अवार्ड लिया, लीग का सबसे महंगा फिर से बना। तो अचीवमेंट गिव्स यू सेंस ऑफ पावर। नाइस, ये सही, मतलब मुझे नहीं पता था। ओके, टेल मी, ये डोपिंग वगैरह क्या होता है? डोपिंग कोई भी ऐसा प्रोडक्ट अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेना जिससे आपकी कम टाइम में अच्छी परफॉर्मेंस आ जाए। तो जैसे क्या स्टेरॉइड्स वगैरह लेते हैं? स्टेरॉइड, पावर का स्टेरॉइड, मसल स्टेरॉइड कि मसल हार्मोन इनका ग्रो कर लेना, बॉडी बन जाए, बॉडी बिल्ड हो जाना, एकदम से पावर आ जाना। मान लो मैं आज 200 kg वेट उठा रहा हूँ, लगाए 4-5 इंजेक्शन, 1 हफ्ते में 250 हो गया, 300 अचीव कर लिया। तो वो स्पीड के लिए भी लगाते हैं? स्पीड के लिए भी,
जैसे घोड़ों को लगता है टर्मिन करके इंजेक्शन है, वो घोड़ों को भी, घोड़े में यार हमसे ज़्यादा पावर होती है, उनको वो उन चीज़ को मतलब अडोप्ट करते हैं और वो इंसानों को लगेंगे वो कैसा हो जाएंगे, घोड़े बन जाएंगे। तो इससे फ़र्क पड़ता है परफॉर्मेंस? आता होगा भाई, अब मैंने किया नहीं तो मैं बता नहीं सकता। कभी डोपिंग नहीं करी? आज तक नहीं। और कभी मैं ट्रेनिंग में भी नहीं? कुछ भी नहीं। कुछ बोलते हैं ना कि भाई नॉन वेज ही परफॉर्मेंस देता है टॉप, कुछ बोलते हैं कि बॉडी में इंजेक्शन नहीं देती है, इंजेक्ट नहीं देता है। भाई सब कुछ सबको रोंग साबित कर रखा है हर चीज़ में कि वेजिटेरियन हो? नहीं, अब भी नॉन वेज, आफ्टर सर्जरी मैंने नॉन वेज में स्टार्ट कर दिया, लेकिन सर्जरी से पहले कभी अंडा भी नहीं। और टॉप मारा भाई, जो बोलते थे कि भाई चिकन खाने से ही हमारे, सर्जरी भी वो जगह ऐसे ही चला गया। मैं JSW में चला गया, वो एक रीज़न हो गया मेरे पास खाने का, क्योंकि उधर भाई बताया जाता है कि अब मुझे न्यूट्रिशन मिला, मुझे फिजियो मिला, मुझे ट्रेनर मिला, वो चीज़ मतलब हाल ही मैंने अभी उनके साथ मैं हूँ नहीं JSW के साथ, लेकिन वो चीज़ें मैंने सीखी। मेरे पास अब सब है, मेरा खुद का न्यूट्रिशन, फिजियो, ट्रेनर, तो मुझे पता है कि कहाँ से कितना प्रोटीन लेना है। पहले मीठा वीठा खा लिया कुछ भी, अब चीज़ें, अब टॉप एथलीट जैसे वर्क करते हैं, काम करना, अपनी बॉडी के ऊपर काम करना, कैसे इस बॉडी को चलाना है मेरे हाथ में है। पहले सोचा था दूसरे के हाथ में है कि दूसरा क्या देगा, अरे भाई मुझे क्या खाना, वो दे तो सब कुछ देगा। True. तो वही चीज़ है भाई इसमें। लेकिन ना डोपिंग दो तरह की है भाई। एक वेयर अबाउट है, मतलब वेयर अबाउट में ऐसा होता है कि आपको वो बिन बताए आपकी लोकेशन पे नाडा वाले डोप टेस्ट के लिए आ जाएंगे, आपको पता नहीं होगा। मेरा जो इंडियन एथलीट है, कुछ प्लेयरों का ना वेयर अबाउट में आता है, जो इंडिया के लिए खेलते हैं, कि वो किसी भी वेयर अबाउट का मतलब है कि आपको जहाँ पे भी होगा, आपको हमें एक ऐप के जरिए बताना होगा कि आप यहाँ पे हो और हम आपको कैच करेंगे। वो मैं हमेशा अपडेट करना होगा। कुछ चीज़ें इमरजेंसी भी हो जाती है, लेकिन वो मानते नहीं उस चीज़ों को, वो 3 बार वो देते हैं, उसके बाद सीधा बैन। और सेकंड टाइप क्या होता है? सेकंड टाइप ही डायरेक्ट, मतलब टूर्नामेंट के दौरान, अभी नेशनल है उसमें आ सकते हैं, स्टेट है उसमें आ सकते हैं, जोन है, जो भी टूर्नामेंट हो, टूर्नामेंट के बीच में आके रैंडमली राज को उठा लिया, पवन को उठा लिया, पर्ची उठती है, आ जा भाई चेक दे। क्या चेक करा? ब्लड टेस्ट कराते हो? यूरिन ब्लड भी यूरिन भी, दोनों? इंडिया अगर लेवल का कैंप लगा है तो ब्लड होगा, डेफिनेटली ब्लड। अगर स्टेट लेवल का है, छोटा इवेंट है, तो उसमें यूरिन होगा। कबड्डी में जानते हो लोगों को जो करते हैं वो मतलब पता है क्या भाई, गलत चीज़ों से फंसे हुए हैं। लाइक एक बंदा है, उसने बेचारे को चोट लगी थी, उसका सर आधा खुल गया था कभी 10 साल पहले। उस बंदे में उस गाड़ी में 8 बंदे थे, 7 मर गए, वो अकेला बचा था। और उसका भी सिर, यहाँ सिर नहीं है, उसको प्लेट डल रखी है। कबड्डी खेलता है वो, तो वो अगर ये नहीं लगाएगा ना, उसका डॉक्टर ही लगाता है, उस तो अगर क्या है, अगर वो नहीं लगाएगा वो मर जाएगा, उसके लिए वो जरूरी है। डॉक्टर ने बोल रखा तू कबड्डी खेले, वैसे मर जाएगा। कबड्डी अगर तेरा सिर पे घुटना लग गया वैसे मर गया। फाइनेंशियली ठीक नहीं है, खेलनी पड़ रही है, उसका ले लिया अब डोप टेस्ट, अब फंसा हुआ है। कोई रीजन से कभी भी जस्टिफाइड नहीं होता? ये होता है जस्टिफाइड, डॉक्टर लिख के दे कि भाई मैंने लगाया है, उसमें लगाया है, फिर नाड़ा में उसकी तारीख चलेंगी, जैसे नॉर्मल केस चलता है ऐसे केस चलेगा। उनको ऐसा लगेगा कि जेन्युइन केस है, 2 महीने लग जाए, 5 महीने लग जाए, लेकिन 5 महीने तक वो कुछ नहीं खेल सकता है। बाई चांस खेल लिया फिर तो बैन लगाए, लेकिन उसका टाइम तो गया ना, 5 महीने में क्या पता उसको ओलंपिक हो, तो ऐसे हो जाता है। तो डू यू थिंक सही है, करना चाहिए परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए, गेम बढ़ाने के लिए? नहीं करना चाहिए। क्या अचीव करोगे पता नहीं, मैं सोचता हूँ पवन शेरावत को हराएंगे। अब तक तो नहीं हराया। चीजें हो ना कि अब तक तो नहीं हराया भाई, कोई डोप वाला तो आया नहीं कि जो आके बोल दे कि भाई मैंने लगाया था, मैंने फोड़ दिया। मुझे तो दिखा नहीं, 11वां सीजन आ गया। वो घोड़े वाला इंजेक्शन ला के आएंगे स्पीड फीड में, नहीं कुछ नहीं, वो उधर रखे होंगे 2-4 जिनको हम भी जानते होंगे, उधर रखे होंगे। तो मैं तो बोलता हूँ तुम घोड़े कुछ लगा लो भाई, मैं खेल रहा हूँ तो मैं खेल ही रहा हूँ भाई, देख लूंगा मैं, देख लो, मैं इन चीज़ों में देख लूँगा। तू अपना है, मैं अपना हूँ, तू घोड़ा लगा के भी मैं कई चीज़ें भाई, दिमाग का गेम है ये कबड्डी, सिर्फ ना पावर या स्पीड का नहीं है। इसमें सच बताऊँ ना, माइंड का गेम है ये। बॉडी तो फिट चाहिए यार, क्विक सेकंड में डिसीजन लेना पड़ता है। मेरा जंप है जैसे भाई, तो ना कोई आगे आ गया एकदम पैरों में, अब कोई उसके वो पैरों तो पकड़ेगा एकदम से। जंप का कितना माइक्रो सेकंड में ना डिसीजन लेना पड़ता है जंप का। हमारे में एक प्लेयर है प्रदीप नरवाल, एकदम से कोई भाग गया, उसके पैरों के बीच से निकल जाता है, दुबकी इतनी फास्ट मारता है। वो माइक्रो सेकंड का काम है। बोल देते हैं कि कबड्डी कुश्ती देसी खेल है, लेकिन नहीं है भाई।
बहुत माइंड का गेम है उसमें भाई। किसी मैं पीछे ना किसका शायद सुनील चेत्री का ललन टॉप पे मैंने सुना था, उसने बोला था कि ना स्टडी इजी है स्पोर्ट्स के कंपैरिजन। फैक्ट है भाई, बिल्कुल फैक्ट है। ट्रू। हमें रोज नया एक कंपटीशन मिलता है और चांसेस ऑफ विनिंग भी स्पोर्ट्स में बहुत कम है, बहुत कम। कंपैरेटिव टू स्टडीज। स्टडी में एक बार आप अचीव कर लो, यूपीएससी क्रैक कर लो, आप आईएएस तो बन ही गए। सिक्योर, यहाँ तो रोज आईएएस की लड़ाई है, रोज यूपीएससी है। अरे रोज कोई नया सितारा आ रहा है, रोज डिफेंडर से बचना है, डिफेंडर को रेडर से बचना है, रोज नया चैलेंज है भाई। बहुत बहुत चैलेंज है। ट्रेनिंग कैसी होती है जब सीजन खेल रहे होते हो? सीजन खेल रहे हैं या सीजन के पहले? सीजन के पहले, जब सीजन खेलने के लिए तैयारी करते हो ना, तब ट्रेनिंग क्या होती है? जब हार्ड कोर ट्रेनिंग मोड में होते हो, तब सुबह से शाम तक क्या करते हो? गाइड मी टू योर डे। मैं अपना बताता हूँ। हाँ, आपका ही बताओ, कितनी बजे उठते हो? भाई हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है 6 बजे, तो मैं 5:30 5:15 पे उठता हूँ। 6 बजे स्टार्ट होती है। 6 बजे हम स्टेडियम में नियर में स्टेडियम में जाते हैं। वहाँ हमें 6 से लेके 8 बजे तक, तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे तक ट्रेनिंग कराते हैं। क्या कराते भाई वो अलग है, वो ट्रेनर है, वो अलग अलग स्टूल जैसे मतलब फिजिकल होता है, स्पीड पे ड्रिल्स वगैरह होती है? ड्रिल डे बाय डे अलग, ऐसा नहीं कि सेम वर्कआउट डेली नहीं है। तो लगभग ड्रिल्स किस चीज़ की होती है? कभी स्पीड पे, कभी एजिलिटी पे, स्पीड पे, बैलेंस पे तो चलो प्लेयर अपने आप दिन में 11 बजे जाके करता है। पावर पे, पावर ड्रिल कैसी होती है, एग्जांपल? पावर ड्रिल मान लो जैसे स्क्वाड है, फुल स्क्वाड कर लेते हैं, वेट लेके, डेड लिफ्ट वेट लेके कर लेते हैं, कर्ल कर लेते हैं, आगे वाली डेड लिफ्ट कर्ल कर लेते हैं। तो और जैसे मान लो हमारे जो कोच साहब हैं बड़े टिपिकल है, हुड्डा साहब, तो देसी ड्रिल कराते हैं शोल्डर पे। जैसे मान लो मैं आपको शोल्डर पे उठा लूँ और इसको लेके चलना। अब देखा जाए तो है तो देसी, लेकिन मान लो आपका 70 kg वेट है, अगर 70 kg वेट को उठाएंगे तो आप ये चीज़ मतलब पहले ही जो लोग करते हैं ना साइंटिफिक थी, मतलब लगते देसी हैं लेकिन रियल में साइंटिफिक है। ये मेरे कोडिसेप की पावर के लिए इतना काम आते हैं। अभी मैं जिम में जाता हूँ ना, मुझे ट्रेनर है मेरा, तो वो मुझे बताता है एक्सरसाइज कि आप ऐसे डेड लिफ्ट लेके वॉक करके आओ उधर तक। तो मैं कैंप में आया, फार्मर्स वॉक, ये ऐसे हाँ, उठा के दोनों वेट्स उठा के कर लो। हाँ। वो करो। देखा जाए फार्मर वॉक से 100 फार बेटर है ये जो मैं आपको शोल्डर यहाँ इंसान उठा के करो, बढ़िया अपने आप तो स्टेबल बनेगा, अच्छा वेट आएगा। तो ये चीज़ें कराता है। पीछे बिठा देता, एक बंदे को आगे लटका देता है, एक को पीछे, अब चलो, एक को इस शोल्डर पे बिठा देता है, एक को शोल्डर, अब ये करो, अलग अलग। नाइस। तो ये 6 से 8 तक चलता है? ये 6 से 8 तक, हाँ, ये चलता है 6 से 8 तक। अब मैं सर्जरी करा रखी है मैंने, तो मैं 11 बजे थोड़ी सी अपनी एक्सरसाइज अलग करके आता हूँ, नी की रिहैब की कंटिन्यू। जब तक मैं कबड्डी खेलूँगा मुझे करनी पड़ेगी अलग से, कोडिसेप की, मतलब बैंड के साथ जो छोटी छोटी मसले होती हैं उनकी मैं अलग से करता हूँ 11 बजे। 11 से 12 बजे तक, 12:15 बजे तक 40-45 1 घंटे का मैक्सिमम सेशन लेता हूँ। लंच वंच किया, फिर शाम को होता है हमारा 5:30 मैट। 5:30 मैट पे तकरीबन 8 बजे तक हम मैट पे करते हैं। और उसमें वो मूड पे है, मेरा मूड है तो उस दिन मैं रेड मार दूंगा 100-150। और 2 कोचों को मेरी रेड सबसे बुरी लगती है, दोनों आजकल मेरे फेवरेट हैं कृष्ण कुमार हुड्डा और रणधीर कोच साहब। वो बोलते तेरी प्रैक्टिस में मेरा रेड नहीं चाहिए। जैसे मैं रणधीर कोच साहब के पास था सीजन 6, 7, 8, जो पवन सहरावत जिनके पास था, तो ये बोलते थे तेरी हमें रेड चाहिए ही नहीं, तू प्रैक्टिस में है, अपने आप को फिट रख, कंटिन्यूस जुड़ा रहे मैट से, ना कि तू रेड कर। और मुझे ना याद आ जाती है उनकी, क्योंकि मैं उनसे इतना जुड़ा हूँ। तो अभी मैं हुड्डा साहब के पास कर रहा हूँ ट्रेनिंग, तो ना ये भी मुझे ऐसे ही बोलते हैं। मैंने एक दिन मार दी 100-150 रेड मार दी तकरीबन। मेरे सर्जरी वाला पैर है, मान लो आपने भी सर्जरी करा, कुछ ज़्यादा लोड दे लोगे तो थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाएगी। उस दिन मेरे स्वेलिंग आ गई, तो उल्टा मेरे पे चिल्ला पड़े, बोले तो उससे मना कर रखा है, तू ये मत किया कर, आराम आराम से कर रहे, आराम आराम से कर ले। उनको मैं क्या बताऊँ कि सर्जरी की चीज़ ऐसी है कि ज़्यादा कर लेंगे लोड आ जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है नॉर्मल एथलीट के लिए। 2 दिन बर्फ़ की, फिर से ठीक हो गए। तो वो मेरे लिए नॉर्मल है, स्वेलिंग आना, ये छोटा मोटा पेन चलता रहता है। लेकिन ये चीज़ें सिमिलर लगी मुझे कि मुझे रेड नहीं करने देते, कि भाई तेरी एक लिमिट है, 30-40 मार ले, टूर्नामेंट में देखेंगे। रेड मारते टाइम ये कबड्डी बोलना ज़रूरी होता है? नहीं बोलते ना। जैसे मान लो कबड्डी सांस भी लेते रहे हम, लेकिन फिल्मों में ऐसा दिखाया गया कबड्डी 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 कबड्डी, ऐसा नहीं है। कबड्डी सांस भी लेते रहते हैं बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। क्रेज बढ़ रहा है कबड्डी का, कम हो रहा है? बढ़ ही रहा है, डे बाय डे बढ़ ही रहा है। यू फील कि बेटर हुआ सीजन 1 से लेके अभी सीजन 3 से लेके अभी तक? 200 गुना
फर्स्ट सीज़न में प्लेयर गया था 12,06,000 रुपये का, ऐसा कुछ, या 60,000 का सॉरी। सीज़न 10 में सबसे महंगा प्लेयर गया 2,60,50,000, तो वो मैं था। तो 200 गुना हो चुका है, मतलब मेरे आइडिया से, मतलब 200 बन गए होंगे। हाँ। अगर मैथमेटिक्स में जोड़ें, उनमें हम एथलीट है तो थोड़े कच्चे होंगे लेकिन हाँ 200 गुना तो बन गया होगा। नाइस नाइस। तो मतलब हर साल ये बढ़ ही रहा है। 11 सीजन में भी बढ़ा? 11 में बढ़ा। 11 में जैसे पर मेरी वैल्यू थोड़ी कम हुई है, 172, 1,72,00,000, और दूसरे प्लेयर की किसी की बड़ी है 2,15,00,000। तो हर सीजन है कोई महंगा कोई सस्ता। और क्यों वैल्यू कम हुई, क्या लगता है आपको? टीम 12वें नंबर पे रही, इंडिविजुअल मैं अच्छा था, थर्ड था लीग का, और टीम जो है वो 12वें पे ही लास्ट ईयर तेलुगु टाइटंस लास्ट नंबर था। तो क्यों लास्ट नंबर आया? बेसिकली बहुत सारे रीज़न है, मतलब एक रीज़न तो सबसे बड़ा यही है कि डिफेंस पे सेकंड रेडर पे फोकस नहीं किया, कि सिर्फ पवन पे ही फोकस किया कि पवन को ले लेते हैं हो जाएगा। तमिल ने भी मुझे सबसे महंगा लिया था सीज़न 9 में, उनकी बन गई बात कि उन्होंने ले लिया, टीम सेमीफाइनल खेल ली, क्योंकि उनके पास कोर स्ट्रॉन्ग था, एनवाईपी स्ट्रॉन्ग थी, न्यू यंग प्लेयर स्ट्रॉन्ग थे। इनके पास एनवाईपी स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो जब तक कोर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो एनवाईपी मतलब न्यू यंग प्लेयर्स तो इनके पास नहीं थे। इस साल है? इस साल है, कोच चेंज हुआ है। सो लास्ट ईयर जब आप सबसे महंगे प्लेयर थे और आपकी टीम सबसे लास्ट थे, कैसा लगा? बुरा ही लगा कि आप मुझे 100 रुपये देते हो किसी काम के लिए, काम तो मेरा 100 रुपये का, आपने कोई मुझे कुछ भी बोल दिया, वो काम ही नहीं कर पाया और पैसे भी मैंने 100 ले लिए। तो वो है कि कोई मुझे वर्क बोलागा और मैंने काम किया नहीं और पैसे मैंने अपनी फ़ीस पूरी ली है, तो वो चीज़ थी। तो बुरा लग रहा होगा, लेकिन उस टाइम पे क्या लग रहा था? फ्रस्ट्रेशन थी, गुस्सा था, ब्लेम कर रहे थे किसी को कि खुद पे? मैं ब्लेम भी कर रहा था, गुस्सा भी था, एग्रेशन तो वो तो पता नहीं भगवान ने क्या कुदरती दे रखा है क्या है, लेकिन था, ये सारी चीज़ें थी जो भी आपने नाम ली, एग्रेशन, गुस्सा, ब्लेमिंग, सब कुछ। किस पॉइंट पे ऐसा लगा कि यार अब छोड़, मतलब नहीं है? जब कोई बंदा उसका जवाब नहीं दे रहा था, मैं बता रहा हूँ वीक पॉइंट कि ये वीक है और उसको ठीक नहीं किया जा रहा, तो वहाँ पे ऐसा लग रहा था छोड़ यार, तू ही समाज से भी बनेगा क्या, वो चीज़ थी। कब, कौन से मैच में ऐसा लगा, क्या था, कौन सा पॉइंट था जहाँ से आपको लगा कि यार अब मैं रिवाइव नहीं कर सकता, हो गया मेरा? नहीं, ऐसा मुझे एक बार भी नहीं लगा कि मैं रिवाइव नहीं कर सकता। मैं हर मैच में ऐसे खेलता था कि आज मैं फोड़ दूंगा, और किल भी कर रहा था अपनी तरफ से कि भाई जितना बेस्ट हो मतलब देने की ट्राई कर रहा था, डिफेंस को खुद समझा रहा था, कभी खुद डिफेंड कर रहा था, लेकिन मेरे माइंड में ऐसा आया नहीं कि भाई इस टीम को कोई जिता नहीं सकता। थोड़ा सा सही कोच, सही गाइडेंस मिले तो उस टीम को, सही कैप्टन, भले मैं ही कैप्टन था लेकिन थोड़ा सा और अच्छे से काम करता तो डेफिनेटली। आपको दिक्कत होती है कभी हार जाते हो तो उसको एक्सेप्ट करने में? हाँ। क्यों? हार बर्दाश्त नहीं होती? नहीं होती, कि वही है कि हार गए, ये पता कि हार गए, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ हार गए, लेकिन क्यों हार गए, मेरे लिए क्वेश्चन रहता है हमेशा। मैं प्रैक्टिस मैच भी हो, चाहे मैं सिर्फ एक कबड्डी ना हो, मुझे बैडमिंटन खेलता हूँ, मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ, मैं उसमें भी हार जाऊँ, तो दिक्कत ये है कि क्यों। तो बस उस पर फिर मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है कि नेक्स्ट डे या नेक्स्ट मैच जब भी होगा मैं वहाँ बदला लूँगा। एंड क्या चलता है दिमाग में जब हार जाते हो? जैसे मैं मेरा बताता हूँ, ठीक है, मैं जब भी स्पोर्ट खेलता हूँ और मैं हारता हूँ तो फर्स्ट इंस्टेंट तो होता है मेरे को कि लास्ट बॉल तक या लास्ट पॉइंट तक मैं बोलता रहता हूँ नहीं अब वापस आएंगे, अब वापस आएंगे, अब वापस आएंगे। लेकिन फिर जब हार जाते हैं तो तब आधे घंटे के लिए तो शांत हो गए, चल ठीक है हार गए, अब चलो आगे। लेकिन फिर ना उसके बाद पूरा गेम दिमाग में चल रहा होता है, ये कर लेता तो जीत जाता, ये कर लेता तो जीत जाता, इसकी वजह से हार गए, मेरी वजह से हार गए, ये गलत कर दिया। एंड जैसे वो पूरा गेम प्ले ही होता रहेगा और मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। मुझे 7-7 8-8 दिन लग जाते हैं नॉर्मल गली का मैच हार जाने के ऊपर। तो आपके दिमाग में क्या चलता है, बिकॉज ये तो आपकी लाइफ का पार्ट होगा डेली। हारने के बाद
तो जो मतलब वो तो चलो शाउटिंग वाउटिंग या गुस्सा, मेरा अग्रेशन, वो तो मैच के दौरान दिखता ही है कि मान लो किसी ने पॉइंट दे दिया तो मैं उस पर चिल्लाऊंगा, मैंने कुछ गलती कर दी मैं हाथ उठा के बोलूँगा सॉरी भाई, तो वो तो चलो गेम के दौरान होता है। फिर जैसे ही मान लो कोई मैच अगर फिनिश हो गया, हम हार गए, तो मैं रात में आके मैं वापस उस मैच को पूरा देखता हूँ। मैं अपनी प्रैक्टिस मैच को भी रिकॉर्ड कराता हूँ कि प्रैक्टिस तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन मैं उसको भी रिकॉर्ड कराता हूँ। आके बैठ के लैपटॉप में मैं पूरा मैच देखता हूँ। सीज़न चल रखा तो सीज़न का मैच देखता हूँ, लिखता हूँ पॉइंट कि यार ये यहाँ पे अगर गलती करती मैंने की, किसी और ने की करके, अगले दिन मैं फिर बैठता हूँ टीम के साथ, भाई यहाँ पे ऐसे हम कर सकते थे या इस चीज़ को हम चेंज कर सकते थे और नेक्स्ट मैच में करेंगे। फिर वहाँ नई गलती आती, नई गलती को, लेकिन मैं देखता हूँ मैं मैच। मैं पिछले सीज़न 22 मैच थे तो तकरीबन हम 19 मैच आ रहे हैं। मतलब मैं अपने करियर के सबसे बेकार सीजन बोल सकता हूँ उसको। मतलब आज तक मैं जितने भी सीज़न खेल रहा हूँ, सेमीफाइनल और फाइनल खेल रहा हूँ। लास्ट सीज़न मेरा एक ऐसा था कि मैं लास्ट आया, मतलब नहीं तो उससे पहले टॉप 4 तो मेरी पक्की थी कि पवन है तो टॉप 4 कंफर्म है। तो फिर मैं तो मतलब 22 के 22 मैच उसको देखे हैं, एनालिस्ट किए हैं कि भाई गलती कहाँ हो रही है। ऐसा क्यों लगता है कि सॉरी भाई, क्यों लगता है कि लास्ट है? क्योंकि आज तक तो टॉप 4 में, टॉप 2 में मैं टॉप पे आया हूँ, राइट? और ये पहली बार ऐसा हुआ था, एक्सेप्टेबल ही नहीं है। 2 चीज़ें हैं। एक तो मेरा सर्जरी के बाद आया हूँ, मैंने नी की सर्जरी कराई है और उस सर्जरी को कराए हुए मुझे 8 से 9 महीने ही हुए थे, तो पूरी तरह से मैं अभी हील भी नहीं थी। और बैक टू बैक टूर्नामेंट्स खेल रहा था, एशियन चैम्पियनशिप, एशियन गेम, फिर उसके बाद प्रो कबड्डी लीग। आते ही प्रो कबड्डी लीग, जैसे एशियन गेम से आए नेक्स्ट मंथ से प्रो कबड्डी स्टार्ट होगी, तो थोड़ा एक्सरसाइज का टाइम कम मिला। तो एक रीज़न ये है, मैं किसी और पे ब्लेम तो बाद में डालूंगा, पहले मैं अपने पे ही डाल लेता हूँ कि एक रीज़न ये है कि मैं जो फॉर्म मेरी है उस फॉर्म से मैं खेला नहीं। सेकंड था कि उनका कोर, जैसे मैंने बताया कि उन्होंने कोर NYP कोर भी स्ट्रॉन्ग नहीं किया, तो वो स्ट्रॉन्ग करते तो मुझे सपोर्ट मिलती तो और बेटर होता। बट ये आपको रियलाइज़ नहीं हुआ जब टीम में गए थे तब? मुझे नहीं पता रहता ना कि आप किस टीम में जाने वाले हो। ऑक्शन डे पे ही पता चलता है कि इस टीम ने आपको ले लिया। फिर उसके बाद मैं रिसर्च करता हूँ, मैं गूगल करता हूँ, मैं उस टीम की स्क्वाड देखता हूँ, मैं प्लेयरों पे देखता हूँ कि ये प्लेयर पहले टूर्नामेंट कहाँ खेल रहा है। तो फिर मैं कैंप में जाके देखता हूँ कि भाई इसमें इतना पोटेशियम है या इसमें इतना है। तो आपको चॉइस नहीं होती कि मना कर दो, नहीं मैं तुम्हारी टीम में नहीं आऊँगा? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा तो किसी भी प्लेयर के लिए लीग में नहीं है कि ऑक्शन में जो आ गया वो क्रिकेट हो या कबड्डी, ले लिया तो भाई खेलना पड़ेगा या फिर सीजन छोड़ना पड़ेगा। ओह, यस और नो ऑप्शन नहीं होता। यस, ये तो होता ही नहीं कि भाई मुझे बेंगलोर में नहीं खेलना, मुझे तो यू मुंबई में खेलना है। तो ऐसा कुछ है नहीं, आपको जिस टीम ने ले लिया खेलना पड़ेगा। और जब खेलते हो उसके बाद आपने चूज हो गए, सिलेक्ट हो गए, सिलेक्ट होने के बाद आपने बोला अब मैं स्क्वाड ढूंढा, सब देखा, अब समझ में तो आ गई होगी कि भाई मैं बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के साथ नहीं हूँ। फिर क्या लगा था? हाँ, मैं प्लेयर को ये था कि जब मैं लिया मुझे ये तो पता चल ही गया था कि थोड़ा सा जिस लेवल के साथ मैं खेल रहा हूँ, जिन प्लेयरों के साथ खेल रहा हूँ वो स्ट्रॉन्ग जोन था, स्ट्रॉन्ग प्लेयरों के साथ खेल रहा हूँ, इसमें है तो नहीं। लेकिन मैं मगर सबको मोटिवेट करके खेल लेंगे। अगर किसी में एनर्जी 19% की होगी तो उसको 21 करेंगे, 19 को 21 करेंगे। तो ये सोच के मैं गया था कि भाई बनाएंगे, अगर नहीं है तो बनाएंगे। तो वो एनर्जी के साथ मैं टीम के साथ जुड़ा। तो एंटर तो ऐसे ही बनाएंगे। कहाँ कमी रह गई जहाँ बना नहीं पाए? मतलब कॉम्बिनेशन छूट गया। मैं अगर मान लो मैं इसे एक फिंगर को इसको मारूंगा शायद पेन होगा या टूट भी सकती है फिंगर, है ना। 5 उंगली मिलके मैं मारूंगा तो एक भी नहीं टूटेगी। और ऐसा भी सकता है मैं कंटिन्यू 10 मारूं तो टेबल ही टूट जाए, मतलब प्रैक्टिकली। तो वो मैं 5 उंगलियों को एक साथ नहीं कर पाया। ये मेरी मिस्टेक रह गई कि कहीं पे मुझे झुकना था, कहीं पे किसी और को झुकना था। तो उन 5 उंगलियों को एक साथ करके मैं पंच नहीं बना पाया। तो वो एक मेजर मिस्टेक है। सबको साथ में नहीं ला पाया। सबको साथ में नहीं कर पाया मैं। अगर वो कर पाता तो रिजल्ट डेफिनेटली चेंज होता। तो साथ में नहीं लेके आ पाए सारे लोगों को। एंड क्यों ऐसा लगता है, क्यों नहीं ला पाए?
फैमिली में 5 लोग होते हैं, पांचों का अलग माइंड सेट होता है। ट्रू। पांचों में कोई अग्रेसिव भी होता है, पांचों में ऐसा भी होता है कि यार ये बंदा बोल रहा है तो अच्छा ही बोल रहा होगा। तो वो चीज़ थी। तो उस फैमिली तो तकरीबन 30 लोग थे हम, 18 प्लेयर, 12 मैनेजमेंट, कोच, असिस्टेंट कोच, फिजियो, ट्रेनर, तो सबका अलग अलग माइंड काम करता है। तो वहाँ पे मैं सिर्फ एक ही सीज़न आया हुआ, तो मुझ पर ट्रस्ट क्यों करेंगे कि पवन बोल रहा है तो सही ही बोल रहा होगा। तो वो थोड़ा सा था, लेकिन टीम को अब की बार मुझ पे वापस ट्रस्ट किया कि वो बोल रहा था तो ठीक ही बोल रहा था, तो वापस ले लिया। FBM का एक ऑप्शन होता है हमारे में, जैसे RTM होता है, राइट टू प्ले मैच, कि वापस जैसे क्रिकेट में रिटेन कर लेते हैं कार्ड दिखा के, तो ऐसे हमारे कबड्डी में भी है। तो तेलुगु टाइटन ने, जैसे मैं यू मुंबा ने ले लिया था मुझे 172.5 में, यू मुंबा के पास में चला गया था, तो तेलुगु टाइटन के पास ऑप्शन था वापस मुझे लेने का, तो रिटेन करने का, तो उन्होंने मुझे फिर से रिटेन कर लिया। कि जो चीज़ शायद पिछले सीज़न ये बोल रहा था, पूरे सीज़न बोलता रहा, तो ठीक ही बोल रहा होगा। पर इससे पहले किसी और टीम में कैप्टन रहे हो आप? हाँ जी। और वो टीम बराबर आपके अकॉर्डिंग चली है, खेले आप? बिल्कुल अकॉर्डिंग चली है, कप भी उठाए हैं। कप भी उठाया है, टीम साथ में, आप कैप्टन भी थे। तो वहाँ पर भी इतने लोग होंगे, सबका अलग अलग दिमाग चल रहा होगा, क्योंकि सबकी माइंडसेट तो अलग है। बिल्कुल। सारे लोग कभी भी एक जैसा सोच नहीं सकते, उन सबको एक कॉमन वैल्यू पे लेके आना पड़ता है। बिल्कुल। राइट। वो टीम्स क्यों आ गई आप जो बोल रहे थे उस पर कॉमन खेलने पे, और ये टीम नहीं आ पाई? सारी चीज़ें ना डिपेंड ऑन कोच, क्योंकि ये टीम गेम है ना, तो टीम गेम में कोच डिसाइड करता है वो प्ले नेक्स्ट टाइम। आप और मैं एक टीम में है, आप भी रेडर हो, मैं भी रेडर हूँ, और हमारा कोच बताएगा कि नेक्स्ट मैच में दोनों में से कौन खेलेगा, कि राज खेलेगा कि पवन खेलेगा। तो वो चीज़ आपका कोई से नहीं होता। वो जो मैं चाह रहा था कि सर ऐसा होना चाहिए, जैसे रणधीर कोच के साथ मैंने काम किया सीजन 3, 4, 6, 7, 8, 5 सीजन मैंने काम किया। उन कोच के साथ मैं कंसल्ट करता था, बात करता था कि कोच साहब ऐसे हम कर सकते हैं, क्योंकि कोच हैं, वो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस, उनको ज़्यादा आइडिया है। लेकिन मैं कंसल्ट करता था कि बैठ के बात करते थे कि कोच साहब आज रात को यू मुंबा के साथ मैच है, यू मुंबा का डिफेंस स्ट्रॉन्ग है, तो हम अपने एक रेडर को एक्स्ट्रा उतार देते हैं कि एक तो रेडर के टैकल भी होंगे, तो 3 रेडर के 4 रेडर के साथ खेल लेंगे। तो ऐसे करके बात तो उनको ठीक लगती थी, तो एग्री करते थे, और वो कभी पवन की सुन ली, कभी मैंने उनकी सुन ली, तो वो मनाते थे और रीज़न देते थे कि पवन नहीं उतारेंगे, हम भी अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, 2 रेडर के साथ खेल लेंगे, वो भी 2 रेडर के साथ खेल रहे हैं, हम भी 2 रेडर के साथ खेलते हैं, वो एक प्लानिंग है। तो वो बैठ के, यहाँ ऐसा हुआ नहीं, यहाँ मुझे ही नहीं पता कि नेक्स्ट मैच में मैं हूँ अंदर या नहीं हूँ। तो कैप्टन को कुछ भी नहीं बताया? नहीं, मुझे पता ही नहीं होता था कि वो प्ले 47, मुझे आइडिया ही नहीं था। और क्यों ऐसा था? क्योंकि जब लिया होगा तब तो कोच साथ में होंगे, तो वो तो बहुत खुश होंगे कि यार पवन अब हमारी टीम में आ रहा है, क्योंकि इतना महंगा प्लेयर, हाईएस्ट बिडिंग प्लेयर, स्टार प्लेयर मैं लेके आ रहा हूँ मेरी टीम में, तो मेरी टीम बढ़ जाएगी, तो कोच भी तो एक्साइटेड होंगे। फिर कहाँ पे हो गया कि जहाँ पे उन्होंने साइड लाइन ही कर दिया कैप्टन को? कोच ने नहीं लिया मुझे, एक रीज़न था। अगर कोच हैप्पी नहीं थे जब आप आए? नहीं, डे 1 से कोच ने मुझे ऑक्शन में लिया ही नहीं। कोच के ऑक्शन में कोच ही बनाता है टीम, लेकिन मुझे लिया ओनर्स ने। ओनर को चाहिए था कि पवन आए बस टीम, वो आए, वो जो अपना आज तक करता आया है कि जिताए, क्योंकि ये टीम पिछले 5 सीजन से बॉटम पे ही है, 12 नंबर है, 12 ही है पिछले 5 सीजन से। तो उनको चाहिए था कि कोई ऐसा की प्लेयर आए जिसके पास उस ताले की चाबी हो जो इस पोजीशन को चेंज कर दे। तो उन्होंने वो एक ओनर माइंडसेट के साथ आया था कि मुझे वो चाबी ही चाहिए जो हमारी पोजीशन 12 के बजाय 11 कर दे, 10 कर दे। उनको ऐसा नहीं था कि उनको कप ही चाहिए था, लेकिन उनको ये जरूर चाहिए था कि भाई हमारी जो ये बॉटम वाला सिस्टम है इसको तो हिलाए। तो उन्होंने की प्लेयर लिया, लेकिन कोच से ऊपर जाके लिया कि कोच एग्री नहीं था कि पवन को लें, लेकिन एक बजट तक लें कि 230 तक ले लें, 2 करोड़ 30 तक ले लें, 260 तक चला गया। हमारा पर्स वैल्यू होता है 5 करोड़। 5 करोड़ में 18 प्लेयर की स्क्वाड बनानी है, तो आधा तो यही ले गया। 60% तो मैं ही ले गया। 40% में 17 प्लेयर और बनाने हैं, जिसमें से एक प्लेयर ने और ले रखे थे 70 लाख। तो हम दोनों के ऐड कर दें तो 330 हो गए, वहीं ख़त्म होंगी। अब 330 में सिर्फ 1 करोड़ 70 लाख रुपए में
हमें 16 प्लेयर लेने हैं, यानी 10-10 लाख रुपए की, 11-11 लाख रुपए की वैल्यू बन रही है। तो वो थोड़ा सा मुश्किल था, कोच के लिए भी थोड़ा मुश्किल था। तो वहाँ एक ही चीज़ उसको बचा सकती थी, कोर NYPs, कि वहाँ NYPs स्ट्रॉन्ग हो गए तो आप एक प्लेयर पे इतना पैसा नहीं लगा सकते हो। तो वो चीज़ थी, ओनर ने मुझे लिया, कोच हैप्पी नहीं था। कोच ने आते ही भी मुझे फ़ोन पे, जैसे जिस दिन मुझे लिया तो उस दिन फ़ोन करके बोल दिया कि पवन, मैं चाह रहा था तुझे लेना, लेकिन इस वैल्यू में नहीं चाह रहा था। मतलब अब तू मेरी टीम में आ गया तो मिल के काम करेंगे, मशहूर कोच सब करेंगे। तो कहीं ना कहीं शायद उनके मन में होगा, मुझे नहीं पता, उनके मन की बात मैं नहीं जान सकता। अगर आपको वापस मौका मिले करने का तो क्या चेंज करोगे? मैं ना सबसे पहले NYP स्ट्रॉन्ग करूँगा, जो अभी इन कोच ने किया है। जब भी 18 तारीख से जो हमारा सीज़न स्टार्ट होने वाला है, मैं प्रिटी श्योर हूँ कि इन्होंने सबसे अच्छा जो काम किया है कोर पे ही किया है, कि भाई टीम वहीं से बनती है। तो इन्होंने आते ही 4 NYPs लिए, वो अच्छे लिए। उनको कोई जानता भी नहीं था, मैं भी नहीं जानता था जब सीजन में गया, लेकिन उनकी प्रैक्टिस देखी, फोड़ा था दे आर गुड, फोड़ेंगे। सो अगर आप वापस जाते तो NYP में मैं NYP पे काम करता। अगर लास्ट सीजन मुझे चांस मिलता कि आप वापस, कोई नहीं 260 में ही हो और अब 40% बाकी है, ढूंढ करो बनाओ टीम, तो मैं NYPs को स्ट्रॉन्ग करता हूँ। नहीं, अब जैसे अगर हार गए 1-2 बार और आपको लग रहा है कहीं पे कि मे बी कोच और ओनर के बीच में ये बातें चल रही है, मेरे को लेके, मेरे पे भी प्रेशर है कि मैं इधर आया हूँ और कोर स्ट्रॉन्ग नहीं, जो भी है, ये सारी डायनामिक्स चल रहे हैं जो आपको लग रहा है, इधर अगर आपको कुछ चेंज करना था तो करोगे कि नहीं मैं खुश हूँ, जो हुआ, I've learned and I moved on? मैं जो हुआ खुश तो भाई वही है कि आगे की तरफ फोकस करना पड़ता। उस टाइम जो हुआ, उस टाइम ने मेरे रिफ्लेक्ट कभी बुरे रहे कि अग्रेशन, गुस्सा ज़्यादा आने लग गया। मेरे पिछले सीजन से पहले एक भी सिर पे वाइट बॉल नहीं था। तो सबसे बड़ा नुकसान तो भाई एकदम से ही, मतलब 3 महीने के अंदर मेरे, अभी भी आप देख पा रहे होगे, आज तक ब्लैक नहीं हुए हैं। और आप मेरे कभी सोशल मीडिया पे देखना, पिछले सीजन यानी मैं बोल रहा हूँ 10th अक्टूबर, ओके, अक्टूबर से पहले 10th सीजन से, अक्टूबर से पहले मेरा ना, मुझे पता नहीं मेरे सिर में वाइट बाल थे या नहीं थे। सिर्फ अक्टूबर से लेके जैन तक, फैब तक हमारा सीजन था, अभी दिस ईयर फैब तक, इन्हीं 4-5 महीनों में मेरे वाइट बाल आने स्टार्ट हो गए, थोड़ा सा एज लगने लग गया, क्योंकि प्रेशर आ गया ना उस चीज़ का, स्ट्रेस हो गया, और चीज़ें आ भी मेरे पे ही रही थी। कोई जिम्मेदारी ले ही नहीं रहा था कि भाई हार रहे हैं तो भाई मैं जिम्मेदार हूँ, कोई बोल ही नहीं रहा था। वो सब भाई तेरी वजह से आ रहे हैं, मैं भी फिर बोलने लग गया मेरी ही वजह से आ रहे हैं। तो वो उस चीज़ से असर पड़ा है, मतलब थोड़ा सा हेडेक रहा है, प्रेशर ज़्यादा ही आ गया, और फिर ये प्रेशर रहने लग गया मेरे पे कि नेक्स्ट मैच में परफॉर्म करना है, नहीं तो फिर बोलेंगे कि यार 260 का ले लिया, कर तो कुछ रहा ही नहीं है। यू नो, विल टॉक अबाउट दिस, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक बुक है टेनिस की जिसका नाम है द इनर गेम ऑफ टेनिस। ओके, उसमें बात होती है कि प्लेयर जो टॉप 1% प्लेयर होते हैं अपने गेम में, वो पॉइंट्स के टाइम पे, मैच खेलते टाइम में उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है पहले और बाद में। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, तो मैं बताऊँगा आपको मैंने उसमें क्या क्या पढ़ा है। कमिंग बैक टू योर पॉइंट, तो आपको ये लगता था गेम में जाके कि मेरे ऊपर ही है, अगर मैं अब हार गया तो फिर बोलेंगे भाई तेरे को 260 में ले लिया, ठीक है। अब ये प्रेशर के साथ जा रहे हो, अब आप इस मेंटालिटी से नहीं जा रहे हो कि जीतना है, अब आप इस मेंटालिटी से जा रहे हो कि जरूरी है जीतना, मतलब हारना नहीं है भाई, नहीं तो मेरे पे आएगा। तो इसलिए जीतना जरूरी है कि मेरे पे ना आए, मैं दूं, मतलब मैं जीतने की मेंटालिटी से फिर भी जा रहा हूँ, इसलिए जा रहा हूँ, इसलिए नहीं जा रहा कि नेक्स्ट सीजन मुझे फिर से बेस्ट ट्रेडर बनना है या सबसे महंगा प्लेयर बनना, ये मेंटलिटी से जा ही नहीं रहा। इस मेंटलिटी से जा रहा हूँ कि भाई तुमने जो पैसा लगाया है वो गलत नहीं लगाया, जिताऊंगा, इस होप से जा रहा हूँ कि जिताऊंगा भाई, करेंगे कोशिश, करी, लड़ा। मुझे एक आधा ही मैच ऐसा हुआ जैसे 22 मैच है, और मुश्किल से 4 या 5 मैच ऐसे रहे होंगे कि जिसमें हाफ टाइम में हमारी टीम की लीड नहीं है, हर मैच में लीड। फिर हाफ टाइम के बाद क्या होता था जिसकी वजह से नहीं हुई? पता नहीं कौन सा जादू टोना था कि कौन सी शक्ति थी कि हमारे प्लेयर अपने आप ही जाके 3-3 लेट जाते थे कि भाई
हमें भी टच करो, हमें भी टच करो, पता नहीं वो कौन सी शक्ति थी। नहीं तो 17 18 16 मैच तो कति बिल्कुल श्योर है कि 16 मैचों में हमारी लीड रही है। ओपनिंग मैच में ही हमारी 12 पॉइंट की लीड थी। जो फर्स्ट मैच था पवन लिया आते ही पहला मैच था गुजरात के सामने था, हाफ टाइम में 9 की या 12 मतलब 9 या 12 की लीड थी हमारी, और फिर हम हार भी इतने ही पॉइंट से गए। मतलब हाफ टाइम में लीड ले रहे हैं, 20 मिनट का हमारा हाफ है, 20 मिनट में हमारे मतलब 9 की लीड है, और जब हम हारे तो 9 से और हार गए, यानी अपनी तो कटवा ही लिए और ऊपर से दे भी दिए। तो क्या होता था आपको, क्या लगता है क्या होता था उधर हाफ टाइम के बाद? प्रेशर नहीं झेल पाए प्लेयर्स। क्या प्रेशर, क्या होता था कि अब तो हाफ टाइम हो गया है, मैं जीत रहा हूँ, मैं फोड़ने वाला हूँ, क्या मैं लीड में हूँ, अब तो मेरे को किल ही करना है यहाँ से। आप मान लो आप क्रिकेट तो खेले हो, जैसे आपने बताया कि भाई वॉलीबॉल भी खेला हूँ, क्रिकेट भी खेला हूँ, खेले हो, तो आपको अच्छे से आप और अच्छे से समझ पाओगे मेरी बात को। आप स्टार्टिंग 1-2 ओवर खेलते हो, वो बॉल हेलमेट पे लगे या एज लग जाए तो कॉन्फिडेंस कम रहेगा, है ना। और पहले ही 2-3 ओवर में आप फोड़ दो, मान लो 10 ओवर का मैच खेल रहे हैं, अब 2-3 ओवर में सही बैट पे लग जाए और बढ़िया शॉट वोट लग जाए, तो आप क्या करोगे? चौड़ा हो जाऊंगा तो दूंगा दबा के, चौथे ओवर में भी मारोगे, 5वें में मारोगे, और फिर 10वें जाऊंगा जब तक पड़ेगा तब तक, जब तक फोड़ोगे, सामने वाले को बताओगे हाँ भाई आज राज आया है ना, तैयारी में हूँ मैं, हाँ मतलब सही हूँ मैं, आज मेरे हत्थे है बोल। तो वो चीज़ कबड्डी में नहीं हो पाई। जैसे ही 9 की लीड हुई तो हमें बोला गया कि अब सेफ साइड थोड़ा रुको, है ना। मतलब कि हमारा गेम, मेरा गेम क्या अग्रेशन, कि मैं दूसरी टीम पे चढ़ के खेलता हूँ। मुझे अब ये बोल दे कि भाई 9 की लीड हो गई है, थोड़ा सा सेफ हो जा, है ना, 1-2 रेड सेव कर ले। मैं 1 रेड सेव करने गया, डिफेंसर को बोल दिया कि 1-2 बोनस हो रहे तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं आ रहा। वो करते करते प्रेशर घटता आ गया, 9 की थी मैंने सेव कर दी, उधर आया रेडर बोनस करके चला गया, 8 की रह गई, फिर दूसरी रेड भी मैंने सेव कर दी, तीसरा उनका आया वो एक और बोनस करके चला गया, लीड बच गई 7 की। थर्ड रेड मेरी आई, मैं गया, मेरा टैकल हो गया, 6 की लीड बच गई। उनका रेडर आया, बाई चांस 2-3 ले गया, हमारे पेनल्टी बैठ के लीड उन्हीं की बन गई 2-3 की। और उससे पहले खेल रहे हम अग्रेशन से, पहली रेड में गया, मुझे पॉइंट मिले ना मिले, अपनी तरफ से बोल्ड खेला, इधर डिफेंडर को थोड़ा सा भी चांस मिला टैकल कर लिया। और ऐसा हमारा हर मैच में ही है कि हम स्टार्टिंग में इतना अग्रेशन से खेलते हैं, पकड़ते हैं, फिर बाद में लूज कर देते हैं, चिल्लाया विल्लाया, वो तो चलो गेम का पार्ट है। एक क्वेश्चन है एक, हाँ जी, दिमाग में जब आप फर्स्ट हाफ होता है, जब आप फोड़ने जाते हो एग्रेशन में, तब दिमाग में क्या चल रहा होता है? और जब आप हार रहे होते हो, जब आप ये सेकंड हाफ स्टार्ट होता है जहाँ पे आपको खेलना है, डिफेंस खेलना है, बच के खेलना है, तब दिमाग में क्या? मतलब एक छोटी वॉइस होती है, राइट, यू नो, हर किसी के दिमाग में एक लिटिल वॉइस बोलते हैं, या मैं बोलता हूँ छोटा राज या छोटा पवन, एक दिमाग में होता है जो बोल रहा होता है अपने को, भाई आज तो फोड़ना है, भाई आज तो जीतना है, भाई हार रहे हैं, भाई लग नहीं जाएगी, यू नो दैट लिटिल वॉइस वो अपने दिमाग में कहीं ना कहीं रहती है, दिमाग में छोटी सी वॉइस, राइट, यहाँ बैठ के दिमाग कान में बोलती रहती है छोटी छोटी। तो क्या चल रहा होता है दिमाग में, वो क्या आवाज़ होती है जब जाते हो एग्रेशन में खेलने के लिए वर्सेस सेकेंड हाफ में जब आपकी टीम हार रही होती है? फर्स्ट हाफ में जब मैं उतरता हूँ तो मेरा ये रहता है कि ना सबसे पहले उनके वीक पॉइंट को तोड़ूं, कुछ भी हो। अगर उनका वीक पॉइंट एक रेडर है तो अपने पे थोड़ा मतलब राइडिंग को थोड़ा रोक के उनके रेडर को पकड़ेंगे, फिर हमारी 3-4 की लीड हो जाएगी, उनको खुद ही हमारे पास आना पड़ेगा उस लीड को कवर करने के लिए। तो मेरा माइंड सेट सबसे पहले रहता है कि उनका वीक पॉइंट, और कोई टीम अच्छी हो जाए, लाइक JPP जयपुर पिंक पैंथर अच्छी खेल रही है पिछले 2 सीजन से, या पुनेरी पल्टन, तो उनके वीक पॉइंट थोड़े से मिलने मुश्किल है, तो उन पे चढ़ के खेलता हूँ। कि जैसे मैं मैच की वीडियोस बड़े देखता हूँ, तो मैं जैसे इन टीमों पे अपने से चढ़ के खेलना पड़ेगा। अगर इन टीमों से सिर्फ मैं अपना कवच लेके खड़ा रहूँगा तो वो स्ट्रॉन्ग है, उस कवच को तोड़ देंगे, 5 नहीं तो 8 मिनट में तोड़ देंगे। कि मैं सिर्फ डिफेंसिव करके जाऊँगा, वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो मारेंगे, वो खून निकाल देंगे। तो उन पे चढ़ के ही खेलना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि भाई हम कवच नहीं, हम तलवार भी लेके बैठे हैं। तो इसलिए उनके लिए अलग प्लान करके खेलता हूँ फर्स्ट हाफ में। अब सेकंड हाफ में फिर डिपेंड करता है कि हमारा चला क्या हुआ है। अब मान लो आपकी लीड हो गई है, मैं उन्हीं मैच की बात कर रहा हूँ जब आपकी लीड है, आप आगे हो, आपको पता है कि गेम तो अब आ गया अपने हाथ में, मैं जीत रहा हूँ। मेरा माइंड सेट रहता है, अगर मेरी चलती है टीम में, मैं जब भी अटैकिंग ही खेलूँ, लास्ट तक खेलूँ, 10वें ओवर तक भी छक्के मारूँ, मेरा माइंड सेट ये रहता है। तो टीम का क्या रहता है? जब लास्ट सीजन में क्या हुआ जहाँ पे हार गए सेकंड मैच? वहाँ बोला गया कि स्लो हो जाओ, कि थोड़ा स्लो खेल लो, स्लो खेला,
रेडिंग पवन सेफ राइड कर। मेरा नेचुरल गेम नहीं है, मेरा नेचुरल गेम है अटैकिंग। जैसे किसी का नेचुरल गेम होता है, जैसे मैं बात कर लूँ, सुनील करके एक बॉलर हुआ करता था KKR में, सुनील नारायण। तो उसको ओपनिंग पे इसीलिए भेजा जाता था कि तू मार भाई, तेरी हमें वैसे भी जरूरत नहीं है, तेरे 2-3 छक्के पड़ रहे वो तो वो मेरा गेम है कि भाई मैं जाऊँगा, अटैकिंग गेम है मेरा। अब मुझे अटैकिंग गेम वाले को बोला जाए कि तू थोड़ा सेफ हो जा, तो वो मेरे नेचुरल गेम से मैच नहीं खाता। तो वो कुछ ऐसा सीन था कि वो मेरे नेचुरल गेम से मैच नहीं खा पाया। अब जो जिनके साथ मैं पहले जुड़ा हुआ था कोचों के साथ, वो नेचुरल गेम को मेरे को पकड़ लिया, उन्होंने एक क्लिप में पकड़ लिया कि भाई इसका गेम ये है, इसको ऐसे खिलाने का तरीका होता है ना। अब विराट कोहली वही है, उसको एक कोच के अंदर वो शतक मार रहा है, एक कोच के अंदर 1-1.5 साल वो 0 पे भी जा रहा है, तो वो डिफरेंट है। तो वही हमारे गेम का है कि मैं एक कोच के अंदर सबसे ज़्यादा स्कोर पॉइंट कर रहा हूँ पर मैच में, और एक कोच के अंदर 10 करने भारी हो जाते हैं। तो वो कोच के ऊपर डिपेंड है कि इस प्लेयर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस किस जगह यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके अंदर पावर है, आप डिफेंस में भी यूज़ करेंगे उसको, एज ए कैप्टन भी यूज़ करेंगे, एज ए रेडर भी यूज़ करेंगे, एज ए स्पीकर भी यूज़ करेंगे कि आप टीम को मोटिवेट करो। वो कोच पे डिपेंड होता है कि उस प्लेयर का हम कितना, एक उनका इतना यूज़ करें कि आप जाओ और सेफ रेड करके आओ, तो यूज़ खत्म, पावर खत्म, कुछ भी नहीं। ये मैंने बहुत सारे एथलीट से बात करी है, बहुत वर्ल्ड के टॉप एथलीट, माइकल फेल्प्स से लेके इंडिया के टॉप एथलीट जैसे आप भी हो, सबसे बात, और हमेशा ये चीज़ हाईलाइट हुई है विच इज़ वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी, कि जब भी वो गेम जो जीतते हैं या वो जहाँ पे उनका कमबैक भी हुआ है कि वो हार रहे थे लेकिन तो भी फिर जीत जाते हैं बाद में, राइट, जब भी वो जीतने वाले गेम होते हैं उसमें वो उस माइंडसेट से आते हैं कि आज तो जीतना है, आज तो फोड़ना है, मैं खेल रहा हूँ जीतने के लिए, मैं, और जब भी मैं खेलता हूँ तब जीतता ही हूँ, मेरे में वो है, भले हार जाए। हाँ नहीं, मतलब जब जीतने के लिए खेल रहे होते हैं, जो गेम जीते होते हैं वो, कि उनके माइंड में क्या चल रहा होता है। मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि सारे प्लेयर्स सब सेम लेवल की ट्रेनिंग करते हैं, सबको स्किल्स आती है, बेसिक चीज़ें सब आती है, सब इस पार पे जी, लेकिन कुछ प्लेयर जीत जाते हैं और कुछ प्लेयर नहीं जीत पाते हैं, राइट। स्पेशली इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में ज़्यादा होता है, जैसे स्विमिंग हो गया, टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, राइट। तो इंडिविजुअल में बहुत ज़्यादा होता है, हमें टीम डायनामिक्स थोड़े कम है। तो मैं बहुत लोगों से पूछता हूँ और मैं ये सबसे पहला मेरा सवाल ये होता है कि क्या डिफरेंस है जीतने पे और हारने पे, आपने क्या हुआ है, और सबने आपकी वाली बात ही बोली है, जैसी बात है दैट इज़ कि जिस गेम में हम जीतते हैं ना, उस गेम में शुरू से लेके एंड तक एक बिलीफ रहता है कि मैं जीतने के लिए आया हूँ, माइंडसेट रहता है कि जब मैं खेलता हूँ तब मैं जीतता हूँ क्योंकि मैं तैयार हूँ, मैं अपनी तरफ से रेडी होके आया हूँ भाई आज जीत के जाऊंगा। हाँ, और मुझे पता है कि मैं बेस्ट प्लेयर हूँ और मैं जब आता हूँ तब जीत के ही जाता हूँ, राइट। वर्सेस जो गेम हम हारते हैं उसमें 99% ऑफ द टाइम्स हम इसलिए खेलें कि यार आज हारना नहीं है, इस डर के साथ कि यार आज हारना नहीं है, यार बहुत प्रेशर है, पूरी दुनिया कोई तुझे बोल देगा, कोई कुछ हो जाएगा, इस डर के साथ वो मैच भी हारा जाता है। और यस, तो ये वो हार जाते हैं, वो हार जाते हैं। तो आपने भी जो बात बोली ना, जब भी आप इस प्रेशर के साथ गए हो कि यार मेरे को बोलेंगे कि भाई तू तो इतना महंगा है, फिर तेरे को ले लिया, तो इंसान भले तब भी जीतने के लिए खेल रहा है लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रेशर उसको हरा देता है। वो प्रेशर ही होता है, नहीं तो प्लेयर में तो क्या चेंजेस आए हैं, कुछ नहीं। 6 महीने में कोई शक्ति थोड़ी है उसके पास कि कोई अलग से जादू लगा दिया और वो 6 महीने पहले सब कुछ कर रहा था और 6 महीने में ऐसा हो गया कि भाई वो कुछ नहीं कर रहा। तो वही वो प्रेशर है, वो हैंडल कर पाए ना कर पाए, उसके सराउंडिंग पॉजिटिव लोग, उसका खुद का भी पॉजिटिव होना इम्पोर्टेंट है। तो वो है। क्रिकेट देखते हो? कौन सबसे फेवरेट प्लेयर है? इंडियन टीम में या ऑल ओवर? इंडियन टीम में यार, इंडियन टीम में विराट कोहली। और ऑल ओवर? AB de Villiers। क्यों विराट कोहली पसंद है? विराट कोहली का भाई मतलब उसमें ना मुझे कुछ कई बार ना अपने जैसा बंदा दिखता है, इसलिए मुझे पसंद है। मीनिंग क्या? वो गिव अप नहीं करता, अंदर ही अंदर कर लेता होगा लेकिन उसमें ना पाने की भूख है। वो भले अब भी है, खेल रहा है और उसको किसी फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले जाए, लेकिन वो उतरता है ना, वो सेम अग्रेशन, सेम पाने की भूख मुझे वो है विराट कोहली। लेकिन लगता मुझे मैं हूँ कि यार बाहर कुछ भी चलता रहे, जब मैट पे आ गया तो मैट ही है। अगर वो क्रिकेट ग्राउंड पे आ गया ना तो उसके लिए वही है उसका घर, उसी में सीमित जाता है। सामने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड,
ऐसे जो भी उसका वो अपना वो एग्रेशन, वो जब आया था टीम इंडिया में 20-22 साल का, वो भी आज जो भी एज है उनकी, उस एज में है, वो सेम एग्रेशन, कुछ भी चेंज नहीं हुआ उस बंदे में। तो उसे मुझे अपनापन लगता है। वो परफॉर्मेंस डाउन थी, वो मतलब उसने कुछ किया हुआ लेकिन वो हील भी किया, तो मुझे अपने जैसा फील होता है। सेम जो नहीं लगती है। हाँ, उसमें हार्दिक पांड्या में, ऋषभ पंत में, मुझे अपने से लगते हैं कि ये प्लेयर बहुत अच्छे हैं। रोहित भाई ऐसा नहीं कि प्लेयर अच्छा, महेंद्र सिंह धोनी प्लेयर अच्छा, लेकिन अपना जो लगता है ना, ये तीनों बंदे को मैं अपने आप से रिलेटेड कर दूँ। कभी बुरा लगता है कि क्रिकेट को इतना रिकॉग्निशन मिलता है और हमें नहीं? वो सब ना किस्मत का और गेम की लाइफ का भी खेल है कि गेम की कितनी लाइफ है। हमारी प्रो कबड्डी की लाइफ देखा जाए तो 10 साल है, 2014 में आया था, 2024 है जो नेशनल टेलीविज़न पे दिखाया जा रहा है 10 साल से। उनकी लाइफ कितनी है भाई? मैं आज उनको क्रिटिसाइज कर दूं कि ये क्रिकेट को दिखाया जा रहा है, भाई वो जेंटल स्पोर्ट्समैन गेम है, अंग्रेजों के टाइम से उसको खेला जा रहा है। बोलने को तो हमारा भी महाभारत से खेला जा रहा है, लेकिन महाभारत के बाद तो नहीं खेला गया ना। महाभारत में खेलते थे, उसके बाद कौन खेल रहा है इसको? इतना मुझे याद है 1990 में तो एशियन गेम में आया है, तो हमारा गेम बहुत ही नहीं हुआ, नया है बिल्कुल उनके सामने। हम जब वर्ल्ड कप जीत गए थे क्रिकेट में, उसके बाद तो ये एशियन गेम में आया, तो हम कैसे उस गेम के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं? वो उस गेम में सही है, मतलब वो बढ़िया है, वो पुराना है तो वो चल रहा है, अंग्रेजों के टाइम से चला हुआ है इंडिया में। बट कभी बुरा लगा कि हम जब एशियन गेम गोल्ड जीत के आए तो इतना माहौल नहीं बना, इंडिया जब वर्ल्ड कप जीत के आती तो माहौल बनता है? भाई जो ज़्यादा दिखता है वो बिकता है, तो मैं इस चीज़ को बुरा फील नहीं करता। वो उनकी किस्मत थी, उन्होंने वो चूज़ किया। भाई मुझे तो लगता ही नहीं बुरा। मान लो कोई ओलंपिक स्पोर्ट्स, अब नीरज गोल्ड लेके आ गया तो उस चीज़ के लिए मैं क्यों बुरा फील करूंगा? भाई बढ़िया है, उसने लेके आया। उस चीज़ को लेके मैं क्रिटिसाइज में जाऊँ कि हमारे पे तो ध्यान नहीं दिया, ओलंपिक स्पोर्ट्स है तो उस पर ध्यान दे रहे हैं, हमारा ओलंपिक स्पोर्ट्स नहीं था हम पे ध्यान नहीं दे रहे। नहीं भाई, वो उसका हक था, उसको मिला। क्रिकेट का वालों का जो हक है उनको मिला। भाई वो होंगे इतने अच्छे जो उनको लोग पसंद करते हैं, हम नहीं होंगे उतने अच्छे कि जो हमें करते हैं लोग पसंद, लेकिन क्रिकेट लेवल जितने नहीं करते होंगे। आप भी बहुत बाप हो। और इनफैक्ट जिस तरीके से कबड्डी इंडिया में बना है ना माहौल, ये प्रो कबड्डी के जितने कम टाइम में बना, कम टाइम, इट्स इनसेन। तो ये तो नहीं है कि आप अच्छे नहीं हो, मैं तो जस्ट पूछ रहा था, हैव यू एवर फेल्ट बैड? बट व्हिच इज ग्रेट कि आपने कभी फील नहीं किया। दिस इज, मुझे नहीं आता, ट्रू स्पोर्ट्समैन ने बोला है आज। इट्स मज़ा आया मुझे सुन के, काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ये ना ये क्वेश्चन मेरी टीम ने बोला कि आप पूछना ज़रा, कि मेरी टीम में 2-3 लोग हैं जो कबड्डी फॉलो करते हैं। अच्छा। और उन्होंने मेरे से बोला कि ये पूछना यार कि ऐसा क्यों है यार? तो मैंने बोला कि यार बिजनेस है, वहाँ पे लोग ज़्यादा देखते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा हल्ला होता है, यहाँ पे नहीं, तो वहाँ पे धीरे धीरे दिखेगा तो अपने आप हो जाएगा। तो मुझे नहीं पूछना है क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता सही। और हर स्पोर्ट्स वाले को अपनी फील्ड में जो टॉप होता है उसको मज़ा आता होगा, वो अपनी फील्ड में ही सोच रहा है, उसको मतलब नहीं मैं किससे कंपेयर करूँ, हर किसी के लिए खुश हो रहा है। भाई कोई भी एथलीट होगा ना तो ना कंपैरिजन बढ़िया नहीं लगेगा, कंपटीशन बढ़िया लगेगा। हाँ। आपको ना मुझे लगता है सेम, मैं आई एग्री, कंपैरिजन आपको अच्छा नहीं लगता होगा, कंपटीशन मजा आता है। आपको ये अच्छा लगेगा कि वो आपसे अच्छा है और इससे अचीव करना, इससे ज्यादा लेना। हाँ, इससे क्या सीख सकते अपन और बढ़िया हो सकते हैं, ये होगा। हाँ, मतलब तो ये मेरे को तो भाई यही है कि भाई ठीक है, विराट भाई है वो अच्छा है, क्रिकेट है अच्छा है और बढ़िया, और ज्यादा मैं तो बोलता हूँ कि और ज्यादा सब जीते, इंडिया ही जीते सब। हाँ, मैं भी ऐसे ही मैं फॉलो करता हूँ भाई, बढ़िया। मतलब जब भी मैं वर्ल्ड कप होता है मैं तो करता हूँ, जीतते। यस, होना भी चाहिए। लवली आंसर, काफ़ी मैं सेटिस्फाइड हूँ इस आंसर से, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा सुन के। क्योंकि जब ये टीम ने क्वेश्चन बोला ना तो हम रील्स देख रहे थे उस टाइम पे 2-3, तो काफ़ी कुछ अलग अलग स्पोर्ट्स के लोग हैं तो बात कर रहे थे कि क्रिकेट को इतना क्यों मिलता है, इसको ऐसा क्यों मिलता है, वैसा क्यों मिलता है। आई थिंक हर स्पोर्ट्स धीरे धीरे जब लोग देखना पसंद करेंगे ना, अपने आप बड़ा बन जाएगा। भाई लोगों को इंटरेस्ट आएगा ना, अपने आप बड़ा बन जाएगा, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। हरियाणा में ऐसा क्या है, 107 प्लेयर कबड्डी के हरियाणा से आए हुए, किसी स्टेट ने इससे ज़्यादा प्लेयर नहीं दिए हैं। ऐसे क्या, अभी भी जो हम ओलंपिक्स में भी देख रहे हैं सारे मेडल्स हरियाणा की मेडल्स हैं। किसी भी, मैं तो स्पोर्ट्स में अगर देखा जाए ना, स्पोर्ट्स में देखा जाए तो हरियाणा से ही मेडल आ रहे हैं। शायद ना उधर की धरती में ही कुछ है, वो कंपटीशन है उधर की धरती में। हमें बचपन से ही दिखाया गया है कि वो उससे अच्छा है, बनना है तुझे, ये बताया गया है कि भाई है ही ऐसा। इधर मैं पता नहीं, मैं इधर रहा नहीं हूँ, मतलब मेरी फैमिली के साथ नहीं रहा हूँ। ऐसे तो मैं बेंगलोर ज़्यादा रहा हूँ, लेकिन किसी फैमिली के साथ मैं रहा के नहीं देखा। आपने तो, आप बल्कि ज़्यादा बता पाएंगे, आप लोगों से मिले।
इधर की साइड ये बोला भी जाता होगा कि यार उसके अच्छे आगे तो कोई बात नहीं, ऐसे बोल के। हमारी साइड कोई बात नहीं तो है ही नहीं, कैसे आगे तू उससे अच्छे ले गया, ये चीज़ है। फलाने का लड़का गीता फोगाट है तो विनेश ने गीता से ज़्यादा नाम कर दिया। तो ये चीज़ है माइंडसेट, मेरे मन में भी आ गया। मेरे गाँव में एक पहलवान जी, आपने नाम सुना होगा, सतपाल पहलवान जी, द्रोणाचार्य सुशील कुमार जी के ओलंपिक के उनके कोच है। रवि के भी वही कोच है। अमन सहराव जो अभी गोल्ड ये मेडल लेके आया ओलंपिक में, इनके भी कोच सतपाल पहलवान जी है। ये मेरे गांव से है। अब चुल है मुझे भी इस बात की कि उनके पास जो अवार्ड है मुझे भी चाहिए। बस ये चुल अभी हैं 2 अवार्ड उनके, अभी 2-3 मुझे मिल गए, 2 अवार्ड उनके बाकी हैं, तो वो भी करेंगे धीरे धीरे। लवली, बिल्कुल करोगे। थैंक यू सो मच इधर आने के लिए और इतनी बात करने के लिए, मुझसे जेन्युइनली सब ओपनली शेयर करने के लिए। बहुत मज़ा आया मुझे आपसे बात करके। काफ़ी मैं नर्वस था स्टार्टिंग में कि मैं क्या बात करूँगा, कैसे करूँगा, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट कबड्डी का एक्सपीरियंस था। बहुत मज़ा आया। और इतनी स्टोरीज आपने बताई, अब मैं फॉलो करूंगा कुछ लोगों को, क्योंकि मुझे मजा आ गया है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि अब आप इस सीजन में कैसे फोड़ोगे, क्या मैं तो चाह रहा हूँ कि ना आप मैचेस में आओ एक बार, मतलब 3 स्टेट में मैच, जैसे मैंने बताया पुणे में भी है, तो आपकी नियर बाई तो पुणे पड़ेगा, आप आओ एक बार मैच देखने के लिए। डन, एक बार मैं आता हूँ पुणे, मतलब मजा आएगा आपको डेफिनेटली। मैं तो चाहूँगा मेरे ही मैच में आओ, मैं पूरी टीम से मिलवाता हूँ आपको, पूरा इंटरव्यू कराते हैं, बैठते हैं एक दिन, है ना। डन, करते हैं भाई। मजा आया। कैसे लगा आपको ओवरऑल? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस हियर? भाई बहुत अच्छा लगा, बहुत स्मार्ट हो। मैं कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँ। नहीं है, कॉम्प्लीमेंट वे में बोला कि भाई जहाँ आप बैठे हो, मैंने आते ही ना, मैं जो स्टार स्पोर्ट्स की टीम थी, मैं रूम में गया, मैंने आपके बोर्ड पे देखा कि क्या आपको, आपके गोल क्या है, तो मैंने उनको बोला ये होता है इम्प्रेशन। कैसे, मतलब मैं जिस रूम में बैठा हूँ, इम्प्रेशन है कि गोल है कि पाना है। जैसे मैं सोच के आऊँ कि भाई मुझे देना है, ये ऐसा कमबैक देना है कि भाई याद रखे दुनिया, तो वो है इम्प्रेशन है। तो मैंने उनको बोला हो भाई स्मार्ट, उसमें तो कोई। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आई होप सो आप जो आपने गोल रखे हैं आप उसको सारे अचीव करेंगे, सारे दोनों भाई मिलके करेंगे, सेम एज है ना, फोड़ेंगे। आप सारे आपके करोगे, मैं सारे मेरे करूँगा, मजे। थैंक यू भाई, लवली, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। इस एपिसोड को किसी एक इंसान के साथ शेयर करना, बिकॉज वन कॉन्वर्जेशन इज इनफ टू चेंज समवन्स लाइफ। तो प्लीज़ ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ शेयर करना मत भूलना, जिसकी लाइफ में उसे बहुत हेल्प होगी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप फिगरिंग आउट।